हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइट। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं अपने JIGL का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये अप टू 10 मार्क्स का वेटेज रखता ही रखता है एग्जामिनेशन में। और इस बार जो दिसंबर के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें तो इसका वेटेज और भी ज़्यादा होने वाला है। मान के चलो 15 नंबर 20 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे चैप्टर तुम्हें पता है JIGL से डिलीट हुए हैं एंड अब वो डिलीट हुए हैं तो फिर ICSI कहाँ से क्वेश्चन प्रिपेयर करेगा। तो ICSI का ये फेवरेट टॉपिक है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बड़ा चैप्टर भी। अगर तुम मॉड्यूल से देखने जाओगे तो अच्छा खासा लेंथ है इस चैप्टर का एंड इसका जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा बहुत बोरिंग सा लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट है एंड इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बट टेंशन नॉट, मैं बहुत अच्छे से डिटेल में करवाऊंगा, पूरा ICSI मॉड्यूल कवर करवाऊंगा अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के साथ। इससे तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये नोट्स मैं तुम्हें दे भी दूंगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे मैं ये नोट्स डाल दूंगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारे चैप्टर्स करवाए हैं तो वो भी तुम कर सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे लगा देता हूँ एंड आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं मोबाइल को साइलेंट पे कर दूँ भाई, नहीं तो आज तो भाई फ़ोन से ही मैं परेशान हूँ यार। बर्थडे सब में यही सब दिक्कत है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि इस चैप्टर में है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं, एक डॉक्यूमेंट है। क्या है? एक डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट बेसिकली बताता है बेसिक लीगल फ्रेमवर्क, यानी एक देश एक कंट्री कैसे चलेगा, बेसिक लीगल फ्रेमवर्क उसमें डिफाइन किया जाता है। यानी क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, संविधान बताते हैं। और इंडिया के पास भी खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने था, तो चलो थोड़ा सा हिस्ट्री भी समझते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया। सबसे पहले 1946 में एक कमेटी बनाया गया एंड कमेटी को बोला गया कि देख भाई, अब हम लोग का देश आज़ाद हो रहा है तो हमें चाहिए संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए हमें, तो प्रिपेयर करके दे। तो कमेटी ने क्या किया, कमेटी में बहुत सारे मेंबर थे और उनका हेड कौन था ये सबको पता होगा, भीमराव अंबेडकर। इन्होंने सारे देश के कंट्री, जितने भी अदर कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उनसे अच्छी अच्छी बातें लिखकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिपेयर किया। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना मिक्सचर है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया है। उसके बाद प्रिपेयर होने के बाद 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया एंड इफेक्टिव कब से हो गया ये, 26 जनवरी 1950 एंड इसी दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं और प्रेसिडेंट इस दिन झंडा फहराते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मदर ऑफ लॉ क्यों बोलते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है मदर ऑफ ऑल लॉ। क्यों? क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पावर दिया है कि हम लॉ बना सकते हैं इंडिया को मैनेज करने के लिए। इंडिया में क्या कैसे होगा नहीं होगा उसके लिए लॉ बनाया जा सकता है। ये पावर किसी ने नहीं, ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने ही तो प्रोवाइड किया है पार्लियामेंट को। तो इसलिए सारा लॉ जो निकला है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकला है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये पावर नहीं देता तो लॉ हम लोग नहीं बना पाते। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को मदर ऑफ ऑल लॉ बोलते हैं। ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसे होता है और ये कब बना था। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो देखो पूरे दुनिया में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन हैं। पूरे दुनिया में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो दो तरह के सिस्टम फॉलो होते हैं। पहला सिस्टम होता है फेडरल और दूसरा सिस्टम होता है यूनिटरी। ठीक है, पूरे दुनिया में तुम कोई भी देश उठा लो, या तो वो फेडरल सिस्टम पे चल रहा होगा या वो यूनिटरी सिस्टम पे चल रहा होगा। ठीक है, फेडरल बोले तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी पावर जो है डेलीगेट किया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, लोकल अथॉरिटीज़ के पावर है, यानी यहाँ पर जो है पावर को बांटा गया है। ठीक है, एंड डुअल सिटीजनशिप है, यानी सेंट्रल का अलग सिटीजनशिप है, स्टेट का अलग सिटीजनशिप है। तो ये सिस्टम को हम लोग फेडरल सिस्टम बोलते हैं और इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो USA की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, USA फेडरल सिस्टम पे चलता है।
वहीं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिटरी सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, यानी इसमें पावर सेंट्रलाइज है, यानी जो सेंटर पे है उन्हीं के हाथ में पावर है, उन्हीं के हाथ में कंट्रोल होता है, और यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप होता है। अब मेरा तुमसे सवाल सिंपल सा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, फेडरल है या यूनिटरी है? तो तुम खुद सोचो और इसका आंसर खुद से दो कि क्या है। क्या हमारे कंट्री में पावर डिसेंट्रलाइज है? द आंसर इज यस। सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज हैं, कहीं कांग्रेस, कहीं तृणमूल कांग्रेस, कहीं पे क्या बोलते हैं केजरीवाल। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पार्टी हैं। क्या पावर डिसेंट्रलाइज है? स्टेट गवर्नमेंट अपने लिए खुद के लिए लॉ बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के लिए लॉ बना रहा है। तो यहाँ पे पावर डिसेंट्रलाइज तो किया गया है, यानी डेलीगेट किया गया है। उसके साथ साथ क्या हमारा सिंगल सिटीजनशिप है? वी ऑल आर इंडियंस। यस। क्या ऐसा है कि कर्नाटका केरला वाले बोले कि हम इंडियंस नहीं, हमारा सिटीजनशिप केरला का है? ऐसा नहीं है। हम लोग एट द एंड क्या हैं, सब के सब इंडियन सिटीजन हैं। तो यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये सबसे अच्छा बोले एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी देखो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन को देख कर किया गया है, और इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वाजी फेडरल है। ना तो पूरा फेडरल है, ना तो पूरा यूनिटरी है, दोनों के मिक्सचर को मिलाकर क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है। यानी यहाँ तुम्हें पावर का डिसेंट डेलीगेशन भी देखने को मिलेगा, एंड उसके साथ साथ सिंगल सिटीजनशिप भी मिलेगा। दोनों के फीचर्स हैं। अब समझ में आया कि हमारा कोई भी तुमसे पूछे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो सीधा बोलना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वाजी फेडरल है। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन खत्म। इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये बस मैंने इंट्रो तुम्हें समझाने के लिए, बेस बनाने के लिए, ताकि मैं जब आगे का चैप्टर पढ़ाऊँ तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल बोले तो कोई भी चीज़ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हमें क्या देना चाह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, प्रियम्बल मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये लाइन का मतलब समझना है। ये चीज़ तुमको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि एज ए इंडियन सिटीजन भाई तुम्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल तो पता होना ही चाहिए। इतना तो भाई ये बेसिक नॉलेज है। ठीक है, सबसे पहला लाइन देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है कि हम लोग खुद, यानी इंडियन खुद ही को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। यानी एक इंडियन खुद को कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है और वो बोल रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमुनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन। हम लोग अपने आप को बोल रहे हैं कि हम इंडिया को कैसा बनाएंगे, हम इंडिया को सोवरेन बनाएंगे। सोवरेन बोले तो इंडिपेंडेंट बनाएंगे। ठीक है, किसी के कंट्रोल में काम नहीं करेगा इंडिया। आज यूएसए बोल रहा है कि ये कर दो वो कर दो, क्या इंडिया उसका बात सुन रहा है? नहीं। इसलिए तो ट्रम्प टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट है। सोशलिस्ट बनाएंगे, यानी ये सभी लोगों का देश होगा। एक होता है कैपिटलिस्ट, उसमें सिर्फ अमीरों का देश माना जाता है। कैपिटलिस्ट जो होता है वो अमीरों का देश होता है, और सोशलिस्ट मतलब वो सारे लोगों का देश होता है। तो हम अपने इंडिया को कैसे बनाएंगे? सारे लोगों का देश बनाएंगे। यानी हमारे इंडिया में अमीर भी रहेंगे, गरीब भी रहेंगे। क्या रहते भी हैं, बिल्कुल। तुम चल जाओ मुंबई के धारावी, वहाँ पे देखो स्लम एरिया। सारे स्टेट में तुम चल जाओ, किसी भी सिटी में, कहीं ना कहीं सब जगह तो गरीब भी हैं और अमीर भी तुम्हें मिल जाएंगे। सेकुलर, क्या हमारा देश सेकुलर है? बिल्कुल, एक हमारा देश ही है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग अच्छे से रह रहे हैं। नहीं तो जहाँ मेजोरिटी जो रहता है वो माइनॉरिटी को दबा देता है। तुम पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, या कोई भी कंट्री उठा लो, मेजोरिटी हमेशा से माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार करते हैं। बट हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ लिखा है कि हमारा इंडिया कैसा होगा, सेकुलर होगा। और क्या है, बिल्कुल है। ठीक है, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ पर मेजोरिटी की सरकार होगी। क्या आज बीजेपी मेजोरिटी में है, इस कारण से वहाँ पर सेंटर में बैठी है? द आंसर इज यस। जिस दिन उसका मेजोरिटी जो 72 है वो जिस दिन उससे छीन लिया गया, क्या बीजेपी खत्म? बिल्कुल बीजेपी खत्म, कांग्रेस वहाँ पे आ जाएगी। तो हमारा देश में मेजोरिटी की सरकार है, जिधर ज़्यादा फेवर होगा उनको ही हम लोग रूल करने देंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारा देश को हम लोग रिपब्लिक बनाएंगे। रिपब्लिक मतलब जिसमें इलेक्टेड जो पर्सन है, जो कंट्री का हेड है, वो एक इलेक्टेड पर्सन होना चाहिए। यानी कंट्री का हेड, मान लो हमारे कंट्री का हेड माना जाता है प्रेसिडेंट को, क्या वो इलेक्टेड पर्सन है? द आंसर इज यस।
ठीक है, वो वहाँ से इलेक्ट करके ही वहाँ चुना गया है, उनका टर्म खत्म होगा, फिर नए प्रेसिडेंट आएंगे, उनको भी इलेक्शन के थ्रू ही ले जाया जाता है। तो हमारे कंट्री में हम कैसा जो हेड है वो कैसा है, वो इलेक्टेड पर्सन है, ठीक है। उसके बाद सिक्योर करते हैं सारे सिटीजन को। हम इंडिया के जो पीपल हैं वो इंडियन सिटीजन को ही सिक्योर कर रहे हैं। क्या सिक्योर कर रहे हैं? जस्टिस। सारे लोगों को जस्टिस मिलेगा कि नहीं, तुम्हारे साथ गलत हुआ है तुमको भी जस्टिस मिलेगा, मेरे साथ गलत हुआ है मेरे को भी जस्टिस मिलेगा। लिबर्टी, क्या हमारे पास लिबर्टी है? हम अपने थॉट्स एक्सप्रेशन रख सकते हैं, हम कहीं भी घूमने जा सकते हैं। ये लिबर्टी हमें किसने दिया है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ठीक है। इक्वालिटी, क्या सारे लोग इक्वल हैं? कोर्ट जाओगे तो कोर्ट तुमसे धर्म नहीं पूछेगा, कोर्ट जाओगे कोर्ट तुमसे कास्ट नहीं पूछेगा, सारे लोग यहाँ पर इक्वल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट हमें दे रहा है। एंड लास्ट, फ्रेटर्निटी, यानी हम भाईचारा बढ़ाएंगे। फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड, ठीक है, ब्रदरहुड। हम भाईचारा बढ़ाएंगे आपस में। क्या भाईचारा है अभी? देखो अब तो ये चीज़ कम होने लगा, अब लोग अपने आप से मतलब रखते हैं, भाईचारा तो भाई दूर की बात है। लेकिन ऐसा है नहीं कि पूरा भाईचारा ख़त्म हो चुका है, ह्यूमैनिटी ख़त्म हो चुका है। अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं, जैसे कि मैं एंड तुम, हाँ ठीक है, बाकी सब भाई छोड़ दो। चलो अब ये हो गया हमारा प्रिम्बल, इसको एक बार हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और जब पढ़ो ना तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रिम्बल नहीं होता, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हमें जस्टिस नहीं मिल पाता, लिबर्टी नहीं मिलता, इक्वालिटी नहीं मिलता, फ्रेटर्निटी नहीं मिलता। हम अपने देश को सोवरेन, सोशलिस्टिक, रिपब्लिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक कैसे बनाते? तो इसको जब भी पढ़ेंगे तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे, एकदम जोर जोर से मेरे साथ चिल्ला के पढ़ना एंड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना भी, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमुनि रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है? अगर तुम मॉड्यूल से पढ़ने जाओगे बहुत बोरिंग लगेगा। तो ये हमारा प्रियम्बल खत्म हो गया। क्या इससे क्वेश्चन आते हैं? देखो अभी तक तो नहीं आए, बट क्या तुम्हें एज ए इंडियन सिटीजन ये पता होना चाहिए था? बोलो बोलो बोलो। पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने बता दिया। चलो अब यहाँ से आ जाते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब आर्टिकल्स का कहानी शुरू होता है और यहाँ से क्वेश्चंस आते नहीं, बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। तुम इस चैप्टर में बहुत जगह स्टेट 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 सुनोगे, मतलब इस चैप्टर का बेस ही स्टेट है, ठीक है। इतना बार तुम ये स्टेट वर्ड सुनोगे, तो इसलिए हमें इसका डिफिनेशन पता होना चाहिए कि स्टेट मतलब क्या। तो देखो डिफिनेशन आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है, स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट को भी हम लोग स्टेट बोलेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर को भी स्टेट बोला जाता है। लोकल अथॉरिटीज़ जो होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, वो भी स्टेट माने जाएंगे। उसके अलावा कोई अदर अथॉरिटी जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है, CG सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, और वो विद इन इंडिया है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग स्टेट मानेंगे। तो डिफिनेशन आएगा अगर स्टेट का, तो तुम्हें बस इतना ही लिखना है, बस इसको लाइन वाइज लिख देना कि स्टेट क्या होता है। एक मिनट रुको यार। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग स्टेट मानते हैं। अब सुनो, JIGL में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। कॉन्सेप्ट याद करने में नहीं है, JIGL में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है केस लॉ याद करने में। इसमें अभी हम लोग जो केस लॉ करने वाले हैं ना, इस चैप्टर में, इस पार्टिकुलर चैप्टर की बात कर रहा हूँ, अराउंड मान के चलो 50 केस लॉ होंगे सिर्फ इस चैप्टर में, और वो 50 केस लॉ तुम्हें पढ़ने होंगे एंड उनसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर बहुत लेंदी, इंपॉर्टेंट और थोड़ा बहुत बोरिंग भी है, लेकिन मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ। तो तुम अच्छे से बस एक्टिव रहो यार, ये नहीं कि हाँ क्या बोल रहा है यार, ठीक है हाँ चलो 2x पे लगाओ, ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा सा फ्रेश रहो, ठीक है। अब यहाँ पर केस लॉ का सिलसिला शुरू होता है। पहला केस लॉ देखो, हरू भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस लॉ में डिसाइड हुआ जो प्रेसिडेंट है उसको भी हम लोग स्टेट मानेंगे, ठीक है। क्या वाजिब बात है? बिल्कुल वाजिब बात है। फिर एक केस हुआ अंगूर बाला पारवी, इसमें क्या बोला गया, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं ना, उनको भी हम लोग स्टेट मानेंगे, ठीक है। फिर एक केस हुआ यूनियन ऑफ स्टेट वर्सेस शांताबाई। इस केस में क्या डिसाइड हुआ, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी स्टेट माना जाएगा, स्टेट के डिफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ AR अंटुले वर्सेस RS नायक, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ,
कि क्या कोर्ट को स्टेट मानेंगे। तो देखो कोर्ट के पास दो चीज़ की पावर होती है। पहला, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, तुम कोर्ट जाओ, कोर्ट तुमको जजमेंट देगा, ठीक है, तुमको जस्टिस दिलाएगा। पहला काम कोर्ट का ये होता है कि जस्टिस दिलाना। दूसरा काम होता है कोर्ट का कि कभी कभी वो लॉ भी मेकिंग करता है। इसका एग्जाम्पल दो, लिफ्टिंग अप कॉर्पोरेट वेल्थ कंपनीज एक्ट में तुमने पढ़ा है, वो कॉन्सेप्ट बनाया किसने, वो कोर्ट ने बनाया जब सोलोमन का केस वहां पर गया था, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ जो है, कोर्ट जो है वो दो काम कर सकता है, या तो वो जजमेंट दे रहा है सिर्फ, या दूसरा वो लॉ मेकिंग पावर बना रहा है। जब वो लॉ बना रहा है तो उस समय उसको हम लोग स्टेट कंसिडर करेंगे। ध्यान से समझना, केस स्टडी गलत मत करके आ जाना भाई। जब कोर्ट लॉ बना रहा है, जब कोर्ट लॉ बनाने का काम कर रहा है, उस समय हम लोग उसको स्टेट में डिक्लेयर करेंगे। और जब कोर्ट नॉर्मल जजमेंट्स दे रहा है तब हम लोग उसको उस समय स्टेट नहीं मानेंगे। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया कब कोर्ट को स्टेट मानना है और कब नहीं मानना है, ठीक है। ये हमारा हो गया और हमारा पहला पेज इसी के साथ खत्म हो गया, ठीक है। अभी बहुत पेज है, बहुत बड़ा चैप्टर है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई, जितने स्टार्स लगाने हैं लगा दो। क्या एक गवर्नमेंट कंपनी को स्टेट मानेंगे? गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी को क्या स्टेट डिक्लेयर किया जाएगा? तो इस पे केस हुआ आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। उसके अलावा एक और केस है अजय होशिया वर्सेस खालिद मुजीब। इन दोनों केस में डिसाइड हुआ कि नीचे जो कंडीशंस दिए हैं उन कंडीशन में से कोई एक भी, मैंने बोला सारे नहीं, नीचे दिए हुए 6 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल कर दिया जाता है तो उस गवर्नमेंट कंपनी को हम लोग स्टेट डिक्लेयर कर देंगे। अब कौन कौन से कंडीशन है? पहला, उस कंपनी का मोनोपॉली होना चाहिए मार्केट में। रेलवे, क्या रेलवे का मोनोपॉली है? द आंसर इज यस। तो रेलवे को यहाँ पर स्टेट माना जाएगा, ठीक है। दूसरा, होली ऑन सब्सिडरी कंपनी, 100% कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट कंपनी का। तो ऑब्वियस बात है सारे डिसीजन इनडायरेक्टली तो गवर्नमेंट ही ले रहा है, तो इसलिए यहाँ पर उसको भी हम लोग स्टेट डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। डीप कंट्रोल, इसका एग्जांपल दो, LIC भाई, LIC, ठीक है। LIC पहले 100% कंट्रोल हुआ करता था, होली ऑन सब्सिडरी हुआ करता था गवर्नमेंट कंपनी का, गवर्नमेंट का, ठीक है। बट कुछ दिनों पहले उसके थोड़े से शेयर्स पब्लिक को दे दिए गए, लेकिन अभी भी डीप कंट्रोल यानी आई थिंक बहुत ज़्यादा परसेंटेज, मेरे को एग्जैक्टली परसेंटेज नहीं पता, कंट्रोल किसका है? तो वो कंट्रोल है अभी भी गवर्नमेंट का। तो क्या LIC को भी स्टेट मान लिया जाएगा? द आंसर इज यस, ठीक है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट था सरकार का जिसको सरकार ने कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, इसका एग्जाम्पल होता है पैन कार्ड का UTI। पैन कार्ड जब हम लोग बनाते थे ना तो एक डिपार्टमेंट हुआ करता था सरकार का, उसको ये काम दिया था कि भाई तू पैन कार्ड बनाएगा। अब वो डिपार्टमेंट को उठाकर कंपनी बना दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ऑब्वियस सा बात है इसको भी हम लोग स्टेट ही मानेंगे। एंड पब्लिक के वेलफेयर के लिए कोई कंपनी काम कर रहा है तो वो भी स्टेट डिक्लेयर होगा। और फाइनेंशियल असिस्टेंट जो प्रोवाइड किया गया है, मतलब इंटायर एक्सपेंडिचर वो सरकार प्रोवाइड कर रहा है, किसी कंपनी का पूरा खर्चा सरकार उठा रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है सरकार का कोई तो कोई इंटरेस्ट है उसमें, तो वो भी स्टेट माना जाएगा आर्टिकल 12 के अंदर। ये इन दोनों केस में डिसाइड हुआ था। एग्जाम में क्या यही क्वेश्चन आ जाएगा कि एक गवर्नमेंट कंपनी है एंड उसमें डीप कंट्रोल, इतना % कंट्रोल सरकार का है, तो बताओ क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? तो ये क्या इस आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट है या नहीं है? अब तुमसे ये क्वेश्चन आ जाएगा, तुम आंसर जानते हो कि ये स्टेट है, अब तुम उस समय केस लाओ, तुमको याद नहीं आ रहा, तो देखो बिना केस लाओ के लिखोगे मार्क्स तो तब भी मिलेंगे। मान लो 5 नंबर के होंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा। और यही केस लाओ के साथ लिखोगे तो तुमको 5 में से 4 मिलेगा। तो यही डिफरेंस है, इन दोनों में से कोई भी केस लाओ लिखो, दोनों में एक ही चीज़ डिसाइड हुआ था, ठीक है। उसके अलावा अभी केस लाओ खत्म नहीं हुए, अभी एक और केस लाओ है, देखो चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस NCERT। ये केस में डिसाइड हुआ कि NCERT को स्टेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें डिसाइड हुआ कि BCCI भी स्टेट नहीं माना जाएगा। BCCI कौन होता है? वही भाई क्रिकेट का बोर्ड, ठीक है। तो ये इतने केस लॉ बस तुम्हारे आर्टिकल 12 के ऊपर है। और पता है मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट केस लॉ लिखे हैं, अगर तुम मॉड्यूल खोलने जाओगे 100 पार हो जाएंगे भाई। बट मैंने सारे टॉपिक के इंपॉर्टेंट जो बार बार आए हुए हैं या जो मेरे को लगे इंपॉर्टेंट है एंड जो इद्दू पिद्दू से उनको हटाकर मैंने इसको कंसाइज वे में प्रिपेयर किया है।
इसलिए ये नोट्स अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है, एग्ज़ाम के पहले भी ये तुम्हें बहुत मदद देने वाले हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। अभी तक तो मुंशी के बारे में बात कर रहे थे, मतलब थोड़ा सा अब और बेसिक समझते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल हैं? 395, और 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है, क्या हमारा आर्टिकल्स अमेंड हो सकता है, यानी चेंजेस हम आर्टिकल्स में कर सकते हैं? तो देखो भाई, हमारे आर्टिकल्स में ऑलरेडी 105 बार चेंज हो चुका है, 105 टाइम अमेंड हो चुका है, ठीक है। अब इसी पे एक केस लॉ हुआ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस लॉ पता है, इसमें बोला जाता है कि इसने ही कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने वाला कोई केस है तो ये है। इसमें हुआ क्या था, इंदिरा गांधी के टाइम पे जब इमरजेंसी था, उस टाइम पे इंदिरा गांधी ऑल्टर करना चाहती थी, अमेंड करना चाहती थी कॉन्स्टिट्यूशन को। कोर्ट में केस चला गया, केशव नंदा भारती ने केस किया, और केस में ये डिसाइड हुआ कि भाई देख, अमेंड हो सकता है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी जो बेसिक पावर्स दी गई हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। और इसी जजमेंट के कारण इंदिरा गांधी जो बड़े अमेंडमेंट लाना चाहती थी इमरजेंसी के टाइम में, वो नहीं ला पाई। अगर वो ये जजमेंट पास नहीं होता तो क्या उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के पूरा अलग ही कर दिया जाता, और क्या आज तक हम लोग ऐसे रह पाते? नहीं। तो इसलिए बोला जाता है कि ये लॉ जो है प्रोटेक्ट किया, इस लॉ ने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया, इस केस ने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। केस याद रखना, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है भी नहीं। अब बात करते हैं शेड्यूल के बारे में, ठीक है। हमें पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। उसमें जो 7th शेड्यूल है ना, उसमें कुछ लिस्ट दिए गए हैं, बेसिकली 3 लिस्ट दिए हुए हैं। पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कनकरेंट लिस्ट। इस लिस्ट में बेसिकली जो जो मैटर्स दिए गए हैं, उस मैटर के रिलेटेड लॉ बनाने की पावर है। यानी मैं बताता हूँ, यूनियन लिस्ट, यानी यूनियन लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है, इसमें टोटल 98 मैटर्स है। एक बात ध्यान से सुनना, मैं ये वीडियो 2 नवंबर को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, एंड रिकॉर्ड भी 2 नवंबर को ही कर रहा हूँ। अगर तुम कभी बाद में देख रहे हो तो भाई हो सकता है ये मैटर्स चेंज हो जाए, हो सकता है 2 दिन बाद ही चेंज हो जाए, क्योंकि ये मैटर फ्लेक्सिबल है, सरकार ऐड और माइनस करती रहती है। ये मैटर जो है तुमको याद करने का ज़रूरत भी नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं है, मॉड्यूल में नहीं है, मैंने बस तुम्हें समझाने के लिए ये मैटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो तुम्हें उस पर उतना फोकस नहीं देना है, मेन फोकस दो कि 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन, स्टेट और कनकरेंट, ठीक है। अब जो भी मैटर यूनियन लिस्ट में होंगे उसमें लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। जो भी मैटर स्टेट लिस्ट में होंगे उनमें लॉ बनाने की पावर स्टेट के पास है, और जो भी मैटर कनकरेंट लिस्ट में होंगे उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। अब कितने मैटर्स दिए गए हैं? तो 98 मैटर्स यूनियन लिस्ट में है, स्टेट में 59 है, कनकरेंट में 52 मैटर्स है, ठीक है। बट ये मैटर्स कितने हैं ये याद करने की ज़रूरत नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो कनकरेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया, स्टेट गवर्नमेंट में भी लॉ बनाया, अब हम किसका लॉ फॉलो करेंगे? अगर कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो ऑब्वियस सा बात है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल कर जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब मेन मुद्दा पे और जिससे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने बोला कि स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर होंगे उसमें लॉ बनाने की पावर सिर्फ स्टेट के पास होगी, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ नहीं बना सकता। ये बात ध्यान रखना, कभी भी स्टेट लिस्ट के मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना नहीं सकता, ठीक है। स्टेट ऑब्जेक्शन कर सकता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, यानी कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें स्टेट मैटर होने के बावजूद लॉ बना कौन रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट लॉ बना रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि कैसे लॉ मतलब कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें लॉ बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के मैटर्स में भी, ठीक है। पहला, नेशनल इंटरेस्ट, क्या देश के हित के लिए सरकार लॉ बना सकता है? द आंसर इज यस। इमरजेंसी का केस है, कुछ इमरजेंसी आ गया है कि लॉ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकता है। थर्ड, स्टेट रिक्वेस्ट, स्टेट ने खुद ही रिक्वेस्ट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई देख इसके ऊपर लॉ बनाना है, ये स्टेट मैटर है, बट मैं तेरे को कंसेंट दे रहा हूँ कि तू ही लॉ बना दे, ठीक है।
इन्फोर्सिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है कुछ इंडिया का, और वो इन्फोर्स करने के लिए कोई लॉ बना रहा है तो वो बना सकता है, ठीक है। एंड लास्ट, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी मान लो लॉ बनाने के लिए असेंबली होता है स्टेट में, अब असेंबली है ही नहीं, असेंबली जो है वो उसका ब्रेक डाउन हो चुका है, तो उस सिचुएशन में लॉ कौन बनाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। और तुम्हें पता होगा जब आर्टिकल रिमूव हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसका इस्तेमाल भी किया गया था, इस पावर का इस्तेमाल भी किया गया था, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ब्रेक डाउन था और उसको पार्लियामेंट में मान लिया गया और पार्लियामेंट में ही लॉ बना दिया गया था, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा मिसलेनियस पे। चलो अच्छे से मैं कनेक्टिविटी के साथ पढ़ा रहा हूँ भाई, आराम से टाइम ले लेकर। अब आ जाता है यहाँ पे एक आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या बोलता है, देखो इसको बोला जाता है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो मेन बात समझो, हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए। फंडामेंटल राइट्स यानी हमारा हक, हमारे पास कुछ राइट्स हैं कि अगर हमारे साथ ये गलत होगा तो हम एक्शन ले सकते हैं, हम उस चीज़ को रोक सकते हैं। इसी को हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, और ये राइट्स हमें किसने दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, ठीक है। आर्टिकल 13 हमें इस राइट का प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 1 क्या बोलता है, जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले 90s के लॉ, एग्जाम्पल दो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना है, 1930, 1872, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का कोई लॉ है और वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो हम लोग उसको वॉइड मानेंगे, कोर्ट उसको वॉइड डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 2 क्या बोलता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अगर कोई लॉ बनता है और वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो भी वॉइड माना जाएगा। बेसिकली आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट कर रहा है कि तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स तुमसे कोई नहीं छीने, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने तुम्हें राइट दिया है, वो राइट तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। कोई भी लॉ चाहे पहले बना हो या अभी बना हो, वो तुम्हारे फंडामेंटल को इफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, एंड उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 6 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए। कौन कौन से, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, और इसमें लगता है आर्टिकल 14 से 18 तक। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24, राइट ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, ठीक है। एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 एंड 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। इतने आर्टिकल्स, यानी बेसिकली देखो ये 6 जो हैं, ये 6 राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किए हैं, और आर्टिकल 13 इन्हीं को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अब इतना हमें क्या पढ़ना है, ये सब कुछ हमें पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब एक बात ध्यान से समझ लेना, पहले तो एक मैं तुमसे तुम्हारे दिमाग से एक क्या बोलते हैं मिसकॉन्सेप्ट हटा देता हूँ। ये जितने भी राइट्स, ये जो भी फंडामेंटल राइट्स हमें अलॉट किए गए हैं ना, जितने भी ये 6 फंडामेंटल राइट्स अलॉट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, ये सारे के सारे राइट हमें स्टेट के अगेंस्ट मिले हैं। यानी कोई पर्सन इंसान के अगेंस्ट नहीं मिले हैं। कोई इंसान अगर मान लो कुछ तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स हैम्पर कर रहा है तो तुम उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन अगर कोई स्टेट तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुम्हारा फंडामेंटल राइट इफेक्ट कर रहा है, तो तुम उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो। यानी एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, ये फंडामेंटल राइट्स तुम्हें अदर पर्सन के अगेंस्ट नहीं मिले हैं, ये फंडामेंटल राइट्स तुम्हारा स्टेट के अगेंस्ट है। यानी सरकार तुम्हारे साथ इनमें से कुछ गलत नहीं कर सकता। इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, आगे तो तुम समझोगे ही, अच्छे से समझाता हूँ एग्जांपल देके। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बोले तो कि सारे लोगों को हम इक्वल ट्रीट करेंगे, ठीक है, सारे लोगों को हम इक्वल मानेंगे, ठीक, किसी के नज़र में इसको कम या उसको ज़्यादा नहीं मानेंगे। अब मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, मान लो मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला और मैंने इंस्टीट्यूट में लिख दिया कि भाई इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ घोष नाम के ही लोग पढ़ेंगे, यानी जिनका टाइटल घोष है सिर्फ उनको ही मैं एडमिशन दूंगा, मैं सिर्फ उनको ही पढ़ाऊँगा। तो
क्या तुम केस कर सकते हो कि भाई तू ऐसा कैसे बोल सकता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिया है, इक्वालिटी का राइट्स दिया हुआ है, तू कैसे ऐसे बोल सकता है, तेरे को मैं कोर्ट ले जाऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मेरा पर्सनल डिस्क्रिप्शन है, मैं किसको पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ मेरा मन, ठीक है। मैं स्टेट नहीं हूँ, तो तुम मेरे अगेंस्ट तो फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। फंडामेंटल राइट सिर्फ एक्सरसाइज होगा स्टेट के अगेंस्ट। अगर कोई स्टेट ये बोल दे, सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कूल खोले और स्कूल में बोले कि सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही पढ़ेंगे, लोअर कास्ट के लोग नहीं पढ़ेंगे, तब तुम सीधा कोर्ट जाकर केस करो, तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स है इक्वालिटी का। यानी ये जितने भी राइट्स अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये सब तुम स्टेट के अगेंस्ट एक्सरसाइज कर सकते हो, किसी पार्टिकुलर पर्सन्स के अगेंस्ट नहीं कर सकते हो। वो तो उनका चॉइस है, वो कुछ भी करे। स्टेट यानी पब्लिक प्लेस में तुम्हारे साथ ये सब गलत नहीं होना चाहिए। आई होप कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है डिटेल में, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं मिसलेनियस पर। 3 डॉक्ट्रिन्स पढ़ने होंगे। हाँ, इसमें भी डॉक्ट्रिन, हाँ बिल्कुल डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन देख लो, पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है, मान लो कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। मैंने अभी ऊपर आर्टिकल 13 बताया कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई भी लॉ होगा तो वो वाइड मान लिया जाएगा। तो मान लो कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, एंड मान लो उस लॉ में कुछ बातें इनवैलिड है और कुछ बातें वैलिड है। मतलब एक लॉ बनाया गया सरकार के द्वारा, उस लॉ में थोड़े से पार्ट जो है, मतलब थोड़ा पार्ट वो इनवैलिड है क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है विथ फंडामेंटल राइट्स, लेकिन बाकी जो पार्ट है ना वो बिल्कुल सही है। तो कोर्ट ना अगर उसको सेपरेट कर पाया तो जो भी इनकंसिस्टेंट पार्ट है उसको इनवैलिड बोल देगा और जो भी रेस्ट है उसको वैलिड बोल देगा, यानी वो अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कोर्ट सेपरेबल नहीं कर पाया, मान लो जो पार्ट इनवैलिड है उसको हटाने के बाद कुछ बचा ही नहीं या फिर कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो इफेक्ट में लाया जा सके, तो उस सिचुएशन में पूरा इंटायर लॉ को ही इनवैलिड मान लिया जाएगा। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। यानी अगर सेपरेट कर सकते हो तो सेपरेट कर दो, और अगर सेपरेट नहीं होता तो फिर तब तो कुछ कर ही नहीं सकते। ऑब्वियस सा बात है, पूरा लॉ को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स। इलिप्स का मतलब होता है शैडो, ठीक है। अब ये डॉक्ट्रिन क्या बोलता है, मान लो कोई लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले था, प्री एग्जिस्टिंग लॉ, ठीक है, एंड वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। आर्टिकल 13 क्या बोलता था कि भाई वो वॉइड है। मानता हूँ वो वॉइड है, बट यहाँ पर ये डॉक्ट्रिन बोलता है वो वॉइड है लेकिन डेड नहीं हुआ है, यानी ख़त्म नहीं हुआ है, वो शैडो में छुप चुका है, वो इलिप्स हो चुका है। इन फ्यूचर मान लो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आता है और वो इनकंसिस्टेंट नहीं रहता है तो उस सिचुएशन में उस समय वो अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा बात बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स। उसके बाद अगर हम लोग आगे पढ़े, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। इसमें क्या बोला गया, एक पर्सन के पास लिबर्टी है, यानी अपना मन है, अपना चॉइस है कि वो राइट जो है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वेव ऑफ कर सकता है, यानी छोड़ सकता है, एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। बस कुछ के कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, वो उसके बेस्ट जज में होना चाहिए, यानी उसको पता होना चाहिए कि मैं छोड़ रहा हूँ भाई, हाँ ठीक है। और वो वॉलेंट्री होना चाहिए अपने मन से, और उसको नॉलेज होना चाहिए उसके राइट के बारे में। उसको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे पास ये राइट्स हैं। अभी तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे पास क्या क्या राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने तुम्हें दिए हैं, जब मैं ये पूरा पढ़ा दूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद तुम बोलोगे यार नहीं एक्सरसाइज कर रहा, तो तुम यहाँ पे वॉलेंट्री वेवर कर रहे हो, ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर बोलता है, ठीक है। अब केस लॉ देख लो। अच्छा चलो इसको बाद में करवाऊंगा, केस लॉ। केस लॉ तो भाई करते जाना है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आर्टिकल्स पे। चलो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 दो चीजों के बारे में बात करता है। पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी किसी को कोई प्रिविलेजेस नहीं देगा स्टेट, ठीक है। स्टेट किसी को प्रिविलेजेस नहीं देगा कि हम इसको फेवर कर रहे हैं, हम इसको फेवर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में अमीर के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, गरीब के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, मिडिल क्लास, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, उसके बाद फिर जनरल कैटेगरी के, एसटी, एससी, ओबीसी, कोई भी कैटेगरी, कोई किसी को प्रिविलेजेस नहीं मिलेगा। सभी लोग इक्वल होंगे स्टेट की नज़र में, ठीक है। दूसरा बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इस लाइन का मतलब समझना। पहला जो आर्टिकल 14 का जो पहला लाइन है वो तो सीधा बोल देता है कि हमने सबको इक्वल हम ट्रीट करेंगे, किसी को भी फेवर नहीं करेगा सरकार। लेकिन क्या तुम खुद सोचो, क्या सरकार फेवर करता है
आज गवर्नमेंट जॉब में क्या वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलता है? क्या पब्लिक स्कूल्स में, पब्लिक हॉस्पिटल्स में क्या एसटी एससी ओबीसी को प्रेफर किया जाता है? उनको थोड़ा बेनिफिट, आरक्षण, रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं? क्या सरकार यहाँ पर प्रिविलेजेस दे रही है कि नहीं लोअर कास्ट को? तुम खुद बोलो रिजर्वेशन, तुम खुद बोलो रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं मिलता है? तो तुम बोलो, जब आर्टिकल 14 लिख रहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, किसी को प्रिविलेजेस नहीं मिल सकता, तो फिर सरकार रिजर्वेशंस कैसे दे रही है? आजकल तो चुनाव इसी पे लड़ा जाता है कि हम इतना परसेंट रिजर्वेशन कर देंगे, हम इतना परसेंट रिजर्वेशन कर देंगे। तो यहाँ पर बात को समझो, रिजर्वेशन मिलने का पावर आर्टिकल 14 में ही है और वो दूसरे लाइन से आया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इस लाइन का मतलब है कि सरकार चाहे तो स्पेशल प्रिविलेजेस दे सकती है दो कंडीशंस पे, या तो वो किसी ज्योग्राफी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है या फिर वो इंटेलिजेंट डिफरेंशिया के ऊपर बेस्ड है, यानी जो रीजनेबल होगा वो रीजनेबल प्रिविलेजेस दे सकती है। क्या वुमेन को अपर करने के लिए, वुमेन्स के लिए आरक्षण रिजर्वेशन लाया गया? क्या लोअर कास्ट को अपर करने के लिए, लोअर कास्ट का भी डेवलपमेंट हो सके, रिजर्वेशन लाया गया? द आंसर इज यस, रिजर्वेशन लाया गया और यही पावर इसको यहाँ से मिलती है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, अब ध्यान से समझना, आर्टिकल 14 ना क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट करता है बट क्लासिफिकेशन को अलाउ करता है। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, यानी स्टेट ओबीसी के लिए अलग लॉ, जनरल के लिए अलग लॉ, ठीक है, एसटी एससी के लिए अलग लॉ नहीं बना सकता, बट ध्यान से समझना, वो क्लासिफिकेशन कर सकता है, यानी एक ही लॉ के अंदर एक ग्रुप को क्लासिफाई करके उनको प्रिविलेजेस दे सकता है। ठीक है, क्या ये होता है कि नहीं? मतलब कोई भी लॉ बनाया उसमें वुमेन को या फिर बच्चों को या फिर एसटी एससी को थोड़ा सा प्रिविलेजेस मिलता है, लॉ दोनों के ऊपर सेम रहता है, बस इनको थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाता है। क्या ऐसा है एसटी एससी के लिए अलग लॉ बनाया गया है एंड इनके लिए अलग लॉ बनाया? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, लॉ जनरल होता है, उसमें ही क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो यही बात आर्टिकल 14 यहाँ पर बोलता है। अब यहाँ से शुरू होता है केस लॉ का सिलसिला। सबसे ज़्यादा केस लॉ आर्टिकल 14 में तुम्हें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला केस लॉ है AK डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर, जिसमें ये कंडीशंस डिसाइड हुए थे। ठीक है, उसके अलावा देख लो, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें क्या डिसाइड हुआ था? जो वुमेन है, वुमेन को टेंपल जाने से मना किया जाता था पीरियड्स के दौरान। ये वुमेन, जो लड़कियां वीडियो देख रही है वो अच्छे से समझेंगी कि जब पीरियड्स आते हैं तो उस सिचुएशन, उस समय क्या बोला जाता है कि भगवान को नहीं छूना है, पूजा नहीं करना है। ठीक है, सारे घर में ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि टेंपल में जाने से ना लोगों को, लड़कियों को रोका जा रहा था कि अगर जो पीरियड में है वो टेंपल नहीं जा सकता। ठीक है, टेंपल क्या है? पब्लिक प्लेस है, कौन कंट्रोल करता है? स्टेट। ठीक है, पब्लिक प्लेस है, स्टेट का कंट्रोल है। तो यहाँ पर केस गया और केस में ये डिसाइड हुआ कि भाई तुम किसी वुमेन को नहीं रोक सकते कि उसको पीरियड है तो वो टेंपल नहीं जा सकती, ऐसा तुम नहीं कर सकते। पब्लिक स्टेट कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। ये डिसाइड हुआ था इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। एक बात ध्यान से सुनना, कुछ लोग बोलेंगे कि यार लेकिन ऐसा तो अभी भी है, अभी भी हम मंदिर नहीं जाते या फिर हम पूजा नहीं करते। तो वो तुम्हारा पर्सनल डिस्क्रिप्शन है, तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे फैमिली मेम्बर ने बोला कि हम ऐसा नहीं करते, तो तुम लोग खुद अपने मन से नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर तुमको जाना है टेंपल, तुमको स्टेट रोक नहीं सकता। कोई अगर रोकता है तो भाई तुम सीधा केस कर दो फंडामेंटल राइट्स के लिए। ठीक है, तो ये केस डिसाइड हुआ था इंडियन यंग लॉयर में। ठीक है, उसके बाद एक और केस हुआ, एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिश्रा। इसमें क्या हुआ? बोला गया जो वुमेन प्रेग्नेंट होगी उसको हम लोग टर्मिनेट कर देंगे जॉब से, यानी निकाल देंगे। बाद में डिसाइड हुआ कि ये लॉ भी बिल्कुल गलत है, ये ऐसा कोई वैलिड क्लासिफिकेशन है ही नहीं। सरकार आर्टिकल 14 बोलता है तुम रिजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ये क्या बात हुई कि कोई प्रेग्नेंट हो रहा है तो फिर तुम उसको टर्मिनेट कर दोगे? ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया केस लॉ। अब आगे और भी केस लॉ तुम्हें नीचे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना ये बात। ठीक है, चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें डिसाइड हुआ आर्टिकल 14 कंपनी को भी मिलेगा और इंडिविजुअल को भी, यानी राइट टू इक्वलिटी कंपनी को भी यहाँ पर अलॉट किया गया है। ठीक है, उसके बाद इंदिरा सुतने, अबे भाई इसको क्या बोलेंगे तुम देख लेना, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
इसमें बोला गया कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है, बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। और याद करो केशव नंदा वाले केस में यही बोला गया था कि तुम बेसिक फीचर्स चेंज, बेसिक जो फ्रेमवर्क है उसको तुम अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा यूपी स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस संत राज सिंह, इसमें बोला गया हायर क्वालिफिकेशन का हायर क्वालिफिकेशन के बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन हो सकता है। क्या सरकार बोल सकती है कि इस क्वालिफिकेशन के लिए हमें ग्रेजुएशन पास चाहिए? बिल्कुल ये क्लासिफिकेशन वैलिड माना गया है, ठीक है। उसके अलावा ध्यान से सुनना, एक और कॉन्सेप्ट आया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना वो इक्वालिटी की बात करता है, यानी सारे लोगों के लिए इक्वल लॉ बनता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें सिंगल एक पर्सन के लिए लॉ बनाया जाता है। अभी मैंने बोला कि क्लास लेजिस्लेशन तुम नहीं कर सकते, यानी सभी लोगों के लिए अलग अलग लॉ नहीं बना सकते, बट कभी कभी ऐसे केसेस आए हैं जिसमें सिंगल पर्सनल लॉ बनाया गया है, किसी एक इंसान, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी या इंसान के लिए वो लॉ बनाया गया है मात्र, बस उसके लिए। तो ये भी वैलिड है, ठीक है, बस रिजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। और इस पर केस हुआ चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें हुआ क्या, इसका एक कंपनी था सोलापुर स्पिनिंग एंड वेविंग कंपनी, ठीक है। ये कंपनी में बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट था जिस कारण से शेयर होल्डर और वर्कर्स को सफ़र करना पड़ रहा था। कोर्ट में ये बात किया, कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये जो कोर्ट ने डिसाइड किया ये जो कंपनी है इसका मैनेजमेंट का टेक ओवर गवर्नमेंट को मिलेगा। अब ये बोलने लगा ये कैसे बात है, सारे कंपनी का तो टेक ओवर गवर्नमेंट ने नहीं लिया, मेरे ही कंपनी का गवर्नमेंट टेक ओवर क्यों ले लिए, ये तो मेरा राइट टू इक्वालिटी हैम्पर कर रहा है। तो यहाँ पर बोला गया कि भाई देख, सिंगल लॉ के ऊपर भी पर्सनल लॉ के ऊपर केस बनाया जा सकता है, ये बात को समझ, ठीक है। इसी के साथ हमारा आर्टिकल 14 हो चुका है ख़त्म, एंड तुमने पहला आर्टिकल्स अपना ख़त्म कर लिया। अब आ जाते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, रेस, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, इनके बेसिस पे कभी भी स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। क्या स्टेट ये बोल सकता है कि इस स्कूल में, ध्यान से समझना, क्या स्टेट बोल सकता है कि ये जो हॉस्पिटल है इसमें वुमेन इलाज नहीं करवा सकती, या फिर कोई एक पार्टिकुलर कास्ट, लेट सपोज छोटे कास्ट के लोग ST SC, ठीक है, उनको हम लोग नहीं आने देंगे क्योंकि वो छोटे हैं? ऐसा कुछ नहीं है भाई, छोटा बड़ा कोई कास्ट नहीं होता, ठीक है, सारे इंसान हैं, ऐसा स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी, शॉप, होटल, रेस्टोरेंट, इनके रिलेटेड, ठीक है। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, इस आर्टिकल 15 का एक्सेप्शन है कि स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते चिल्ड्रन और वुमेन के लिए। क्या तुमने बहुत जगह देखा है महिला कॉलेज, ठीक है, या फिर महिला स्कूल, वुमेन्स स्कूल, जिसमें सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं? क्या ये हो सकता है? बिल्कुल ये हो सकता है, और स्पेशल प्रोविज़न वुमेन्स और बच्चों के लिए बनाया भी जाता है भाई। एंड बैकवर्ड क्लासेस ST SC, इनके लिए क्या स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं? द आंसर इज यस, ठीक है। फिर आर्टिकल 16 आता है, वो क्या बोलता है, जो भी गवर्नमेंट जॉब होगा ना उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए। ये नहीं गवर्नमेंट जॉब में लिखना चाहिए कि भाई सिर्फ जनरल अप्लाई कर सकते हैं, ST SC या फिर वुमेन्स अप्लाई नहीं कर सकते। स्टेट ये सब काम नहीं कर सकता है, स्टेट को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देना होगा हर इंसान को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कास्ट का हो, ठीक है। एक्सेप्शन इसमें भी है। एक्सेप्शन क्या है, रेसिडेंट क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और रिलीजियस ऑफिस, इन तीनों के बेसिस पे तुम्हें एक्सेप्शन बोले तो तुमको वो मिल सकता है, एक्सेप्शन मिल सकता है, थोड़ा प्रिविलेजेस मिल सकता है। एग्जांपल, रेसिडेंट क्वालिफिकेशन हो सकता है झारखंड ने अपने स्टेट के लिए कोई चीज़ निकाला तो वो ये लिख सकता है कि हम पहले प्रेफर करेंगे जो झारखंड के मूल निवासी हैं, द आंसर इज यस, वो ये काम कर सकता है। दूसरा, रिजर्वेशन दे सकता है, इसके तो मेरे को आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है कि सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा सा वुमेन को, थोड़ा सा डिसेबल पर्सन को रिजर्वेशन मिल जाता है, EWS को मिलता है। एंड लास्ट, रिलीजियस ऑफिस, मान लो कोई रिलीजियस ऑफिस मेंटेन करना है, मान लो हिंदू का टेंपल मेंटेन करना है, तो उसके लिए भाई कोई हिंदू को ही हायर किया जाएगा। ऑब्वियस सा बात है, हिंदू का टेंपल में मुस्लिम को हायर नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पर भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, वहाँ पर भी प्रिविलेजेस मिल सकता है। आर्टिकल 16 में ये बातें लिखी हुई है। आर्टिकल 17 छोटा सा इत्तू सा सेक्शन आर्टिकल है, वो क्या बोलता है, अनटचेबिलिटी एबॉलिश्ड है, यानी तुम अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। पहले के टाइम में होता क्या था, जो छोटे कास्ट के लोग थे, मतलब जिनको ST SC OBC बोलते हैं, ठीक है, अब ये सब सिस्टम नहीं है क्योंकि आर्टिकल 17 ने हटा दिया है। पहले होता था कि वो लोग कोई प्लेट अगर देते हैं या फिर वो कुछ खाते हैं तो उनका छुआ नहीं जाता है, ठीक है,
तो ये सब फालतू की बातें थी, ठीक है। अब आर्टिकल 17 ने ये सब अनटचेबिलिटी रिमूव कर दिया है, अबॉलिश कर दिया है। आर्टिकल 18 आता है, वो क्या बोलता है, गवर्नमेंट किसी को भी नेम अलॉट नहीं कर सकता, सर, राज बहादुर, बाज बहादुर, यानी कोई भी सुपीरियर नेम नहीं दे सकता जिससे लोगों को लगे कि भाई ये थोड़ा सा हमसे ऊपर है, प्रिविलेज्ड है। तो गवर्नमेंट ये सब नहीं दे सकता था, ये भी अब ये सब होता भी नहीं है, ठीक है। ये सब बेसिकली पहले होता था जब कांग्रेस बोलता हूँ, जब ब्रिटिशर्स थे तो वो ये टाइटल दिया करते थे जमींदार्स को, जिससे उनको प्रिविलेजेस मिल सके। तो ये सब अब फालतू की बातें हैं, ये दोनों अब है ही नहीं। अब आ जाते हैं आर्टिकल 19, राइट टू इक्वालिटी तुम्हारा खत्म हो चुका है, पहला राइट हमने खत्म कर दिया। अब आ जाते हैं फ्रीडम पे, ठीक है। आर्टिकल 19 सबसे इंपॉर्टेंट, इक्वालिटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। आर्टिकल 14 के बाद आर्टिकल 19 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 में A to G कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इतने सारे फ्रीडम्स तुम्हारे पास हैं, ध्यान से समझना। A to G में 1 2 3 4 5 6 है, क्योंकि F जो है वो नहीं है, F डिलीट हो चुका है, तो यानी लास्ट वाला G है। A B C D E F ना हो के ये G है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या हमें फ्रीडम मिले हैं, फ्रीडम के ऊपर राइट मिले हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इम्प्रेशन, यानी हमें बोलने का, अपनी थॉट्स रखने का राइट मिला। क्या आज मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है तभी मैं यूट्यूब पे आके तुम्हें पढ़ा पा रहा हूँ? अगर मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता तो क्या मैं यूट्यूब पे आकर बोल सकता हूँ? दैट इज नहीं, क्योंकि मेरा राइट है कि मैं अपने थॉट्स एक्सप्रेशन रख सकता हूँ, तो फिर मैं रख रहा हूँ, ठीक है। इसी में केस लॉ हुआ, बिजॉय इमोल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें डिसाइड हुआ राइट ऑफ स्पीच इंक्लूड्स रिमेन साइलेंट, यानी बोलने का राइट के साथ साथ चुप रहने का राइट भी है मेरे पास। कोई मेरे से सवाल पूछता है, मैं जवाब नहीं दे रहा, मेरा राइट है भाई, मैं बोलूँ ना बोलूँ, तुम कौन होते हो, ठीक है। तो ये इस केस में डिसाइड हुआ था, और इसके अलावा और भी केस लॉ मैंने लिखे होंगे, चलो देख लेता हूँ। केस लॉ तो भाई बहुत सारे हैं, हाँ देखो। के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें हुआ क्या, जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस करना हुआ, मतलब जो नाटक नृत्य के वगैरह होते हैं, वो भी तुम्हारा आर्टिकल्स के अंदर राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है, इम्प्रेशन के अंदर आता है कि तुम ड्रामेटिक परफॉर्मेंस भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल, इसमें क्या डिसाइड हुआ कि राइट है तुम्हारा फ्लाई नेशनल फ्लैग फ्रीली विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, यानी हम लोग इंडिपेंडेंस डे में फ्लैग ऐसे ऊपर करते हैं, ये हमारा राइट है भाई, केस लॉ, डिसाइडेड केस लॉ, बस डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, इन्हें की उनका डिसरिस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 19 हमें इतना सारा राइट्स दे रहा है। अभी तक तो मैंने सिर्फ ए पार्ट पढ़ा है, अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा राइट हमें बी में मिलता है, सब आर्टिकल बी, उसमें क्या मिलता है, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। क्या हम असेंबल हो सकते हैं बिना आर्म के? आम के यहाँ क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि भाई आम के तुम असेंबल हो रहे हो यानी तुम दंगा करने आ रहे हो। पार्टी में जाते हो या जब दोस्त लोग के साथ जाते हो, ग्रुप में रहते हो, 10 लोगों का ग्रुप रहता है, 12 फैमिली एक साथ जब जाते हैं, तो क्या एक साथ असेंबल होकर हम लोग जा सकते हैं? द आंसर इज यस, हमारा फ्रीडम है भाई, बस हम लोग कोई आर्म्स के साथ असेंबल ना हो, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन देख लो क्या है। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, या इंडिया के इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या अनएथिकल इवेंट्स को रोकने के लिए तुम्हें ये रोका जा सकता है, ये राइट तुम्हारा रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब पब्लिक ऑर्डर मेंटेन, मान लो कहीं पे ऑलरेडी आग लग चुका है या फिर कुछ गलत हो रहा है और तुम भीड़ लेकर जा रहे हो, तो वहाँ पर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रोका जा सकता है। या फिर इंटीग्रिटी, तुम कुछ गलत काम, कुछ षड्यंत्र कर रहे हो और इंडिया के इंटीग्रिटी के वो खिलाफ है, तो तुम वहाँ पर भी रोका जा सकता है। और अनएथिकल, तुम मान लो भाई दंगे करवाने के लिए, अनएथिकल काम के लिए जमा हो रहे हो, तो भी यहाँ रिस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है। या आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एसोसिएशन, हमारा राइट है कि हम एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। क्या सारे इंडस्ट्री में ट्रेड एसोसिएशन, लेबर एसोसिएशन फॉर्म होते हैं कि नहीं होते? बस, तो तुम्हारा राइट है कि तुम एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हो। इसके ऊपर एक केस लॉ भी है, ठीक है, देख लेता हूँ मैं, केस लॉ कहाँ है भाई, हाँ,
टीकाराम जी वर्सेस यूपी, इसमें हुआ क्या था, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इंक्लूड नॉट टू फॉर्म एसोसिएशन। यानी अगर तुम्हारे पास राइट है, वही वाली बात है, अगर बोलने का राइट है तो चुप रहने का भी राइट है, उसी तरह एसोसिएशन फॉर्म करने का राइट है तो एसोसिएशन बिना फॉर्म किए भी तुम रह सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मूवमेंट विद इन इंडिया, तुम इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो। आज मेरे को मन है तमिलनाडु घूमने का, कल मेरे को मन है असम जाने का, परसों मेरे को मन है जम्मू कश्मीर, क्या मैं जा सकता हूँ? द आंसर इज यस, कोई नहीं रोक रहा। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया हुआ है, मैं कहीं भी घूम सकता हूँ। बस एक्सेप्शन ध्यान से याद रखना, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को देखकर रोका जा सकता है, और एस टी एस सी को प्रोटेक्शन, एस टी को यानी ट्राइब्स वगैरह को प्रोटेक्शन देने के लिए रोका जा सकता है। क्या नागालैंड में, मणिपुर में बहुत सारे ट्राइब्स हैं एंड वहाँ मैं कोई जंगल में घूमने जा रहा हूँ जिससे उन ट्राइबल्स को दिक्कत होगा, तो क्या वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है? द आंसर इज यस। ठीक है, जनरल पब्लिक को देखते हुए उनके बेनिफिट के लिए क्या आउटसाइडर को कुछ दिनों के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि तुम यहाँ मूवमेंट नहीं कर सकते? द आंसर इज यस, सिंपल सा बात है। मैं इंडिया में कहीं भी रेसाइड कर सकता हूँ, रेसिडेंट बन सकता हूँ इंडिया का कहीं भी। आज मैं बंगाल में हूँ, कल मैं बिहार में हूँ, परसों यूपी में, तरसों दिल्ली में, फिर राजस्थान, फिर मुंबई, अंडमान, लक्षद्वीप, मैं कहीं भी जाके रहूँ भाई, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। बस एक्सेप्शन ध्यान रखना, शेड्यूल ट्राइब और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को देखते के साथ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है, रिजनेबल है। ठीक है, उसके बाद जी पॉइंट है ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कोई भी ट्रेड कर सकता हूँ, मैं कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता हूँ। आज मैं सीएस कर रहा हूँ, कल मेरे को मन है कि मैं सीएमए करूँ, परसों मेरे को मन है मैं एसीसीए करूँ, फिर मेरे को मन है डॉक्टर ही पढ़ूँ मैं। अरे भाई तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ऑक्यूपेशंस भी तुम कुछ भी कर सकते हो, ट्रेड भी। मेरे को आज मन है मैं बिजनेस खोलूँ वॉच का, कल खोलूंगा कॉपी का, परसों पेन का। भाई मेरा मन, मैं कुछ भी करूं, आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरे को राइट दिया है। ठीक है, बस एक्सेप्शन इसका ध्यान से सुनना, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ये रोका जा सकता है। एग्जाम्पल इसका मैं दूं एक, मान लो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ कोकाइन, हीरोइन का, हीरोइन मतलब हीरोइन नहीं भाई, मतलब वो जो होता है सट्टा, सट्टा नहीं मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, छोड़ो, जो मैं दारू का बिजनेस करना चाहता हूँ, बात खत्म यार। खराब दारू का बिजनेस करना चाहता हूँ, वो भी ड्राई स्टेट में, बिहार या गुजरात में, तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को देखा के जाके तो मेरे को रोका जा सकता है। दूसरा, क्वालिफिकेशन डाला जा सकता है। क्या ये डाला जाता है कि नहीं? बिल्कुल। आईसीएसआई, मैं सीएस बनना चाहता हूँ, सीएस ऑक्यूपेशन रखना चाहता हूँ, तो क्या मैं रख लूँ क्योंकि आर्टिकल्स ने मेरे को पावर दिए हैं? आंसर है बिल्कुल नहीं, तुम्हें क्वालिफाई होना पड़ेगा, ये रिस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खत्म हो चुका है होपफुली, इसमें कुछ केस लॉ होंगे वो देख लो। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बोला गया मीडिया फ्री होगा। क्या फ्री है? ये तुम्हारा खुद का क्या बोलते हैं, खुद का तुम्हारा थाउट्स होगा, कमेंट में लिख के बताना मीडिया फ्री है या नहीं, मत लिखना भाई, छोड़ दे। ठीक है, एंड एक और डिसाइड हुआ था केस, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कौटिल्य। इसमें बोला गया था कुछ एरिया बैंड किया जा सकता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए। प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है, इसको कैसे समझाओ यार? गूगल पे सर्च करना प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, एंड इस केस में डिसाइड हुआ था कि तुम हर जगह प्रोस्टिट्यूशन नहीं कर सकते, मतलब प्रोस्टिट्यूशन भी एक ऑक्यूपेशन है। ठीक है, तो तुम ये सारे जगह एक्सरसाइज नहीं कर सकते, स्कूल या फिर कुछ प्रीसियस इस जगह पर इस चीज़ को बैंड किया जा सकता है, रिजनेबल है तो ये काम किया जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके अलावा और भी शायद यहाँ केस लॉ होंगे, मैं देख लेता हूँ एक बार। चलो ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले जा सकते हैं तुम्हारे फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैंने बोला तुम्हें बोलने का राइट है, नहीं बोलने का राइट है, घूमने फिरने, असेंबल होने का, एसोसिएशन बनाने का राइट है, लेकिन इस फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके राइट को रोका जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अगर तुम डिफेमेशन कर रहे हो, मैं यूट्यूब पे आकर किसी का नाम खराब कर रहा हूँ, गंदी गंदी बातें बोल रहा हूँ, तो क्या मेरे को रोका जा सकता है? अब मैं बोलूँगा हाय हाय, तुम मेरे को कैसे रोक सकते हो? कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरे को राइट दिया है कि मैं कुछ भी बोलूँ, मैं अपने थाउट्स रख सकता हूँ। सरकार बोलेगा बे थाउट रखने बोला था, डिफेमेशन करने नहीं बोला था। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट बोल रहा है कि भाई ये आदमी सही नहीं है, इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करो।
ठीक है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, मैं दंगा भड़काने के लिए कुछ से अब शब्द बयान दे रहा हूँ तो मेरे को रोका जा सकता है। सिक्योरिटी, इंडिया के सिक्योरिटी के लिए, मैं इंडिया के लिए थ्रेट बन चुका हूँ तो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, और इंडिया के इंटीग्रिटी के लिए ईटीसी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें सरकार को रीजनेबल ग्राउंड लगेगा कि तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, इतने सारे केस लॉ हमने समझ लिया। अब एक और क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आ सकता है कि क्या कंपनी सिटीजन माना जाता है इंडिया का? तो द आंसर इज नो। डिसाइड हुआ था आरसी कॉपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंडिया कंपनी कभी भी सिटीजन नहीं माना जाएगा इंडिया का। बट ध्यान से समझना, एक और केस हुआ रिगार्डिंग बेनेट सेलोम, उसमें बोला गया कि फंडामेंटल राइट अवेल कर सकता है कंपनी थ्रू शेयर होल्डर्स, यानी कंपनी के शेयर होल्डर्स के थ्रू वो फंडामेंटल राइट्स अवेल कर सकता है, और आर्टिकल 14 उसको तो राइट भी मिला है इक्वालिटी का। ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ था केस लॉ के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 19 खत्म हो चुका है हमारा। ठीक है, आर्टिकल 19 खत्म हो चुका है। आर्टिकल 20 हमें गारंटी करता है प्रोटेक्शन। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है? इन तीन बातों के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन मिलता है। आर्टिकल 20 हमें प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है? पहला, एक्स पोस्टो लॉ। इसको कैसे पढ़ते हैं? एक्स पोस्टो लॉ। ठीक है, तो आर्टिकल 20 हमें गारंटी देता है एक्स पोस्टो लॉ के अंदर। अब ये गारंटी क्या देता है, ध्यान से समझना। आर्टिकल 20 बोलता है कि मान लो मैंने कोई बिजनेस किया या मैंने कोई ऑक्यूपेशन किया 2010 में। ठीक है, 2010 में लेट सपोज मैंने लीकर का बिजनेस किया। लीकर समझ रहे हो? दारू, लिटिल। ठीक है, मैंने उसका बिजनेस किया। 2026 आया, सरकार ने बोला पूरे इंडिया में आज से लीकर बंद, लीकर बैंड, अब कोई दारू पिएगा ही नहीं। और दूसरे दिन, जिस दिन ये लॉ बना, 2026 में लॉ बना 1 जनवरी को, 2 जनवरी को मेरे घर पे नॉक होता है, मैं खोला, मैंने गेट, पुलिस आता है, मेरे को पकड़ लेता है, बोलता है 2010 में तूने लीकर बेचा था, हम उस जुर्म में तुम्हें पकड़ रहे हैं। क्या तुम खुद सोचो, ये लॉजिकल है? मतलब भाई, मैंने जब ये काम किया था, मैं जब दारू बेचता था, लीकर बेचता था, वो 2010 में बेचता था। उसके बाद तो मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के आज मैं CS कर रहा हूँ। तो 2010 में जब मैं ये लीकर बेच रहा था तो क्या मैं उस समय लॉ को कॉन्ट्रावेन कर रहा था? द आंसर इज नो। उस समय तो लीकर बेचना खरीदना वो लीगल था। 2026 में इंडिया में लॉ बना है कि लीकर अब नहीं सेल कर सकते, ना ही खरीद सकते, लेकिन उस समय तो वो चीज़ वैलिड था ना, तो उस समय तो मैं लॉ के अंडर रख के काम कर रहा था। तो यहाँ पे आर्टिकल 20 ये बोलता है कि मान लो फ्यूचर में लॉ मेकर, सरकार अगर कोई लॉ बना देता है और तुमने वो एक्ट लॉ से पहले किया हुआ है, तो सरकार रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में तुम्हें नहीं पकड़ सकता कि तुमने पास्ट में ये किया है, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर मैं फ्यूचर में फिर बेचूं तो फिर मैं पकड़ा जा सकता हूँ, लेकिन एक्सपोस्टो लॉ बोलता है कि लॉ जब भी बनेगा तो वो लॉ आगे से बनेगा, यानी लॉ के पहले जिसने जो काम कर दिया है उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 20 ये प्रोटेक्शन देता है। और ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन है तुम खुद सोचो। अगर ये आर्टिकल 20 नहीं रहता भाई तो खेला हो जाता है यहाँ पर। मतलब कोई भी काम हम लोग ने किया और मान लो वो काम आगे जाके इलीगल हो गया तो भाई लेने के देने थे, सीधा जेल। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 20 एक और प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी क्या बोलता है? मान लो तुमने किसी का मर्डर कर दिया, अरे मानने बोल रहा हूँ भाई, दिल पे नहीं लेना। ठीक है, मर्डर कर दिया, तुम्हें 5 साल की जेल हो गई। 5 साल जेल काटने के बाद तुम जैसे बाहर निकले, पुलिस ने बोला अबे इधर और 2 साल चले जा। तुमने बोला क्यों भाई, मैंने तो 5 साल अपना जेल काट लिया। अरे चल थोड़ा सा 2 साल और। तो ये चीज़ नहीं हो सकता, यानी एक ही चीज़ के लिए तुमको 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकता। तुमने किसी का मर्डर किया, 5 साल की तुम्हारी जेल हुई। ठीक है, 5 साल के बाद जब तुम आज़ाद होगे तो आज़ाद होने के बाद दोबारा तुम्हें जेल में नहीं डाल दिया जाएगा कि तुमने मर्डर किया था, तुम ऑलरेडी उसका सजा काट चुके हो। चोरी किया था, तुम्हें 6 महीना की जेल हुई, तो 6 महीना जेल निकलने के बाद तुम्हें फिर से 6 महीने के लिए नहीं डाला जाएगा। प्रोटेक्शन है डबल जियोपार्डी का। अब समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, कितना राइट। आज हम लोग अच्छे से सांस ले पा रहे, जी पा रहे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जीने का हक दिया। उसके बाद तीसरा सेल्फ इंक्रिमेशन। सेल्फ इंक्रिमेशन मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। फोर्सफुली अपने अगेंस्ट कुछ बोलना जिससे क्राइम प्रूव हो जाए। पुलिस तुमको मार रहा है कि तू भाई बोलेगा कि तूने क्राइम किया है,
तो ये तुम नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 ने हमें राइट दिया हुआ है कि हम फोर्सफुली कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे मेरा क्राइम प्रूव हो जाए। ठीक है, मेरा हक है, मैं नहीं बोल रहा, मैंने नहीं किया है कुछ भी। ठीक है, कोई फोर्सफुली तुमसे नहीं करवा सकता। ठीक है, कंडीशंस इसके हैं कुछ। सेल्फ इंक्रिमेशन अगर होना है तो उसका कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना होगा। सबसे पहले अक्यूज होना चाहिए ऑफेंस का, यानी तुमने कुछ गलत किया हो, गलत किया ना हो, मतलब अक्यूज होना चाहिए तुम्हारे ऊपर कि हाँ इसने ही कुछ गलत किया है। दूसरा, कंपल्सन होना चाहिए टू बी विटनेस, और तुम्हें फोर्स किया जा रहा है कि तुम अपने आप अपने अगेंस्ट गवाही दोगे। ठीक है, और थर्ड, अगर तुमने गवाही दे दिया तो वो रिजल्ट हो जाएगा तुम्हारे अगेंस्ट खुद का एविडेंस। अगर तुमने उसका बात मान लिया तो वो तुम्हारे अगेंस्ट ही एविडेंस बन जाएगा। तो इसलिए इन 3 कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर दोगे तो तुम्हें सेल्फ इंक्रिमेशन का राइट मिलेगा। तुम्हें फोर्सफुली कोई भी नहीं बोल सकता, अपने अगेंस्ट ही एविडेंस दो। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 21 आता है, ये क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ प्लस पर्सनल लिबर्टी। क्या मेरे को जीने का हक है? द आंसर इज यस, मेरे को जीने का हक है। यार रुको, फोन आ रहा है, चलो चलो। क्या हमें जीने का हक है? आर्टिकल 21 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। क्या हमें जीने का हक है? क्या हमारा पर्सनल लिबर्टी है? कि हमारे पास वो सब कुछ होना चाहिए जो हमारे जीने के लिए इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज यस, ये आर्टिकल 21 हमें पावर देता है। अब आर्टिकल 21 में एक इम्पॉर्टेंट केस हुआ था, अरुणा रामचंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी डिसाइड हुआ कि मर्सी किलिंग अगर पैसिव है तो वो वैलिड माना जाएगा। अब मर्सी किलिंग क्या होता है समझो। तुमने मूवी में देखा होगा या बहुत जगह तुमने मतलब सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, इससे अच्छा तो भगवान उठा ले मेरे को। क्या तुमने ये सुना है? बिल्कुल सुना है। मान लो आज सुबह में ये क्लास करने के बाद तुम्हारा दोस्त आता है, ठीक है, तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया एंड तुम्हारे दोस्त का भाई मतलब अब हालत ख़राब है, वो जीने लायक नहीं है। वो एक चाकू लेकर आया और बोल रहा है कि भाई मेरे को मार दे, बस अब मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस मेरे को ख़त्म कर दे। क्या मूवी में तुमने ऐसा देखा है कि अब मेरे से ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे को पॉइजन का इंजेक्शन दे दे और मेरे को इस दुनिया से आज़ाद कर दे, मेरे को आज़ादी दे दे? क्या ये तुम कर सकते हो? द आंसर इज नो। इसी को मर्सी किलिंग बोलते हैं। कोई बहुत ज़्यादा दर्द में, इस दर्द से उसको हम आज़ादी दे दें उसके कहने पर, इसी को मर्सी किलिंग बोलते हैं। और ये अगर तुम करते हो तो ये गलत बात है, ये मर्डर हो जाएगा भाई, करना भी नहीं। ठीक है, लेकिन अगर तुम पैसिव तरीके से करते हो, एक्टिव तरीके वो मैंने बताया, जो चाकू लाया तुमने चाकू घुसेड़ दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो तुम नहीं कर सकते, बट तुम पैसिव तरीके से मार सकते हो उसको। अब बोलोगे पैसिव तरीके कैसे? एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। तुम गए, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है मिस्टर एक्स वाई जेड, ठीक है, लेट सपोज, वो हॉस्पिटलाइज हो चुका है एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखकर बोला कि ये आईसीयू में है, मतलब इन वेंटिलेटर पे है एंड अब ये नहीं बच सकता। ठीक है, अब ये नहीं बच सकता, जब तक ये इस पे रहेगा तभी तक रहेगा, जैसे इसको मैं हटाऊंगा ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। और तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, मान लो तुम्हारे दोस्त के पास पैसे ही नहीं है कि तुम उसको रख सको हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का खर्चा ही नहीं तुम उठा पा रहे हो, तो हॉस्पिटल वाले क्या उसका जो मार्क्स है, मतलब जो इम्पॉर्टेंट है उसके जीने के लिए, क्या उससे उसको हटाकर बाहर डिस्चार्ज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। यानी इसको हम लोग पैसिव किलिंग बोलते हैं, पैसिव मर्सी। उसमें बेसिकली हो क्या रहा है, मान लो कोई मेडिसिन है उसी के ऊपर कोई जी रहा है, ऑक्सीजन मार्क है उसी के ऊपर कोई जी रहा है, अब तुम्हारे पास खर्चे ही नहीं है उठाने के, तो हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन मार्क्स हटाकर तुम्हारे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे। डिस्चार्ज करने से होगा क्या, तुम्हारा पेशेंट मर जाएगा। ठीक है, तुम्हारा पेशेंट मर जाएगा तो तुम बोलोगे कि तुमने मर्सी किलिंग किया है, ये अलाउड है, ये पैसिव है, ये अलाउड है। ठीक है, डायरेक्टली तो उसने नहीं मारा, तो ये अलाउड है। ये केस हुआ था अरुणा रामचंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं कोई केस लॉ होगा इसके ऊपर बेस्ड। भाई देख लो केस लॉ, देख लो कितना है केस लॉ, भाई रुकना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर। ला 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 ला, हाँ देखो, राइट टू लिबर्टी जो है, पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 तुम्हें राइट देता है कि तुम सन, मतलब सन नहीं, सन गर्ल कुछ भी, ठीक है, डाउटर सन कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हो, ये तुम्हारा राइट है। और ये डिसाइड हुआ था फिलिप अल्फ्रेड मेल्विन वर्सेस वाईजी गोंसावेल्स। भाई देख लेना नाम, क्या क्या नाम है यार। ठीक है, उसके बाद एक और केस हुआ था खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें बोला गया राइट टू प्राइवेसी और राइट टू स्लीप भी तुम्हारा राइट है, यानी सोने का तुम्हारा हक है। तो अगर तुम्हारे फैमिली वाले बोले ए उठ जा नालायक, पढ़ ले जाके, बोलना
आर्टिकल 21 खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, राइट टू स्लीप मेरा राइट है। उसके बाद तुम्हारे साथ जो भी होगा वो भाई उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, ठीक है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या बोला गया, राइट टू गो अब्रॉड भी तुम्हारे पास राइट है, तुम बाहर जा सकते हो, यही राइट नॉर्थ कोरिया में नहीं है। अब समझ में आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ कोरिया के लोग बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये राइट मिला है कि हम बाहर जा सकते हैं। उसके अलावा ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें डिसाइड हुआ फैक्ट्री में वर्कर का राइट है कि उनको क्लीन वर्किंग कंडीशन मिले, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं, देख लो अच्छे से, ठीक। अब एक और केस लॉ यहाँ पर होता है, ध्यान से समझना, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, ये बाद में ऐड हुआ, उस समय नहीं था, ये बाद में ऐड हुआ। और ये बोलता है कि स्टेट ना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगा सारे बच्चों को जिनका एज 6 से 14 साल है, उनको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। अब इस पर केस हुआ, इन्वायरमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें डिसाइड हुआ कि जो स्कूल हैं उस स्कूल में क्वालिफाइड टीचर्स और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी पढ़ने लायक होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक और केस हुआ, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस श्याम सुंदर, एजुकेशन देना है चिल्ड्रन को लेकिन क्वालिटी एजुकेशन देना है, यानी अच्छे से पढ़ाना है, ढंग से पढ़ाना है, ये नहीं कि फिर नाम का भाई एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, ये गलत चीज़ है। उसका एक और केस हुआ, फातिमा सैरोन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, भाई केरला बोलता हूँ, केरला, सॉरी फॉर डैट, केरला का कुछ ज़्यादा ही केस नहीं है। राइट टू एजुकेशन इंक्लूड राइट टू एक्सेस इंटरनेट, एजुकेशन अभी इंटरनेट तो भाई बोले तो एक तरह से ब्लड सेल हो चुका है, तो राइट टू एजुकेशन में इंक्लूड होता है राइट टू एक्सेस इंटरनेट, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, चलो अब ये दोनों केस लॉ क्या है, चलो ठीक है। अब बहुत ज़्यादा पार्ट हमने कवर कर लिया, अब कुछ ही इंपॉर्टेंट बात बचे हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। एक होता है आर्टिकल 22 जो हमें देता है राइट अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखो पुलिस तुम्हें दो तरीके से पकड़ सकती है, कैसे, मतलब पकड़ नहीं सकती, मतलब बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। पुलिस तुम्हें दो तरीके से पकड़ सकती है। पहला, अगर तुमने क्राइम कर दिया, मतलब हो चुका, तुमने मर्डर कर दिया, चोरी कर ली, तो तुम्हारे पास आएगी पुलिस, बोलेगी चल भाई जेल। या तुम क्राइम करने वाले हो और पुलिस को पहले ही पता चल गया, तब भी तुमको पकड़ सकती है, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। क्राइम किया तुमने, उसके अरेस्ट हो रहे हो तो प्रिवेंटिव, और अगर क्राइम करने से पहले ही अरेस्ट हो रहे हो तो प्रिवेंटिव, ठीक है। तो इन दोनों केस में तुमको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, यानी तुमको क्राइम करने से पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है, तो आर्टिकल 22 तुम्हें ये 4 राइट्स देता है। पहला कि तुम रीजन पूछ सकते हो पुलिस से कि भाई अरेस्ट किस लिए कर रहा है, बता, रीजन बता। दूसरा, तुम लीगल प्रैक्टिशनर हायर कर सकते हो, लॉयर हायर कर सकते हो, राइट है तुम्हारे पास। तुम्हें मैजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर अंदर ले जाया जाएगा, ये भी राइट है तुम्हारे पास। और मैजिस्ट्रेट तुमको 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकता प्रिवेंटिव डिटेंशन में, ठीक है। एक एक्सेप्शन है, एडवाइजरी बॉडी से अलाउड करके तुम्हें ये 3 महीने से ज़्यादा भी रखा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 22। आर्टिकल 23 कुछ नहीं है, ये एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट तुम्हें राइट देता है, मतलब बेसिकली बोला जाता है तुम ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, इंसानों को बेच खरीद नहीं सकते। क्या इंसान बेचने लायक है, क्या खरीदने लायक है, बिल्कुल नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, तुम बेगार सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते। बेगार सिस्टम क्या होता है, मान लो तुमने किसी से काम करवाया और उसको पैसे नहीं दे रहे हो, बोल रहे हो फ्री में काम करवा रहा हूँ, ठीक है, तो ये बेगार सिस्टम है, तुम ये भी नहीं कर सकते, ये सब गलत बात है भाई। आर्टिकल 23 प्रोटेक्शन हमें देता है। फिर आर्टिकल 24 अगर हम बात करें तो ये क्या बोलता है, जो भी चिल्ड्रंस बिलो 14 ईयर होंगे वो लेबर के जैसे काम नहीं कर सकते। ये बात तुम्हें लेबर लॉज में भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, वहाँ मैं डिटेल में करवाऊंगा, मैं एक वीडियो लाऊंगा उसमें पूरा लेबर लॉ ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। नवंबर के मिड में या लास्ट नवंबर में मैं ये वीडियो लाऊंगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 25 क्या बोलता है, फ्रीडम है हमारा रिलीजन का, हम कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो मेरा मन है वो मैं फॉलो करूँ, वो मैं प्रोपागेट करूँ, यानी मैं एक दूसरे को बता भी सकता हूँ कि देख हिंदू है, हिंदू के ये फ़ायदे हैं, मुस्लिम बन जा, मुस्लिम के ये फ़ायदे, मैं प्रोपागेट कर सकता हूँ, फोर्स नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक्सेप्शन है, कुछ रिस्ट्रिक्शन डाले जा सकते हैं पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ या मोरालिटी को देखते हुए, ठीक है, ये सब नॉर्मल जनरल पॉइंट्स है। आर्टिकल 26 हमें 4 राइट्स देता है। ये बेसिकली क्या बोलता है,
कि हम कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर सकते हैं, रिलीजियस अफेयर कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं प्रॉपर्टी रिलीजियस पर्पस के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आर्टिकल 27। ये क्या बोलता है कि टैक्स देना, ठीक है, ध्यान से समझो, आर्टिकल 27 समझो। जो टैक्स का पैसा हम सरकार को दे रहे हैं, उस टैक्स के पैसे से कोई भी रिलीजन सरकार प्रमोट नहीं करेगा। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि राम मंदिर मोदी गवर्नमेंट ने बनवाया। द आंसर इज नो। सरकार तो पैसे लगा ही नहीं सकते। कोई भी एक पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए सरकार पैसे नहीं लगा सकता। राम मंदिर फंड से बना है, जो सारे लोगों ने फंड डोनेट किया था। क्योंकि आर्टिकल 27 बोलता है टैक्स में हिंदू भी टैक्स दे रहा है, मुस्लिम भी टैक्स दे रहा है, तो तुम किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते टैक्स के पैसे से। ये बात आर्टिकल 27 बोलता है, और कुछ केस लॉ भी नीचे एक दिया हुआ है, वो देख लो। ठीक है, देख लो केस लॉ देख लो। चौबे वर्सेस पल्टिकनर, वाओ, ये नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें हुआ क्या था, इम्पोज करना टैक्स, वो वैलिड है। ठीक है, ये वैलिड डिसाइड हुआ था, ये केस लॉ था। ठीक है, इजी सा तो केस लॉ है भाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं, बस थोड़ा सा ही बचा है। फिर आर्टिकल 28 हमें फ्रीडम देता है कि हम कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी भगवान को वर्शिप कर सकते हैं, कोई भी रिलीजियस काम कर सकते हैं। ये लेकिन प्राइवेट वालों के लिए। क्या हर प्राइवेट स्कूल में अगर तुम देखो, सेंट्रेसा वगैरह जो स्कूल हैं, उनमें थोड़ा सा तुम्हें क्रिश्चियनिटी का वाइब आएगा। अगर मुस्लिम के स्कूल्स देखोगे, उनके जो मदरसा टाइप होते हैं, तो वहाँ पर तुम्हें मुस्लिम लॉज पढ़ाए जाएंगे। अगर तुम हिंदू देखो तो शुरुआत में ही गणेश भगवान की स्तुति वगैरह होती है। तो प्राइवेट स्कूल, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने रिलीजन के हिसाब से काम कर सकता है। बट अगर कोई स्टेट कंट्रोल या स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी सरकारी स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ हिंदू मुस्लिम सारे लोग पढ़ रहे हैं। स्टेट कभी भी ये सब काम नहीं कर सकता। प्राइवेट तुम कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया कि आर्टिकल्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें स्टेट के अगेंस्ट राइट देता है, किसी भी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट राइट नहीं देता है। आर्टिकल 29 क्या बोलता है कि तुम कोई भी कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेड फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है डिनाई नहीं कर सकता कि भाई तुम इस लैंग्वेज के यूज़ करते हो, तुम ये कल्चर के हो, तो हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ थोड़े से प्रिविलेजेस मिल सकते हैं माइनॉरिटी वगैरह को, ये बात तो हमें पता ही है। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या बोलता है, 30 क्या बोलता है, माइनॉरिटी जो है खुद का एस्टेब्लिश भी कर सकता है, एडमिनिस्टर भी कर सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी माइनॉरिटी बोले तो कोई लैंग्वेज माइनॉरिटी है या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी है, तो वो भी अपना ये सब काम कर सकते हैं। आर्टिकल 13। अब थोड़ा सा मुंह धो लो, क्योंकि अब जो हम लोग केस लॉ करने, अब जो हम लोग आर्टिकल करने वाले हैं, आर्टिकल 32, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक। ठीक है, आर्टिकल 31 में मैं बता दूं, अब ऑमिट हो चुका है। अब आर्टिकल 31 हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक नीचे केस लॉ था, वो देख लो, हमारा केस लॉ भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चितमना राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें हुआ क्या, एक विलेज था, उसमें एग्रीकल्चर और बीडी समझते हो, बीडी। ठीक है, तो एक विलेज था, उसमें एग्रीकल्चर का खेती होता था और बीड़ी बनाया जाता, बीड़ी। ठीक है, तो एमपी ने क्या किया, मध्य प्रदेश ने क्या किया, जब एग्रीकल्चर का टाइम था तो उस टाइम पे उन्होंने बीड़ी के मैन्युफैक्चर में बैन लगा दिया। अब समझ रहे हो, बीड़ी बैन कर दिया भाई, बीड़ी। तो इस सिचुएशन में केस हो गया, और केस में डिसाइड हुआ कि भाई बीड़ी पे क्यों बैन लगाया, एग्रीकल्चर सीजन है तो एग्रीकल्चर लोग करेंगे, बीड़ी का बैन ये अनरीजनेबल माना गया, और यहाँ पर बोला गया कि ये रिस्ट्रिक्शन गलत है और हटाया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर एक केस हुआ, आशियन रजिस्ट्रेशन प्लेट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया स्टेट जो है मोनोपोली क्रिएट कर सकता है और प्राइवेट ट्रेडर के साथ compete भी कर सकता है। क्या करता है, हर बिजनेस में तुम देख लो, या जियो, BSNL भी है, ये बात तुम पता होगा। ठीक है, तो compete कर सकता है प्राइवेट ट्रेडर के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये इतने केस लॉ हमने पढ़ा है। चलो हो गया, बस इतना सही है। अब बस मेन आर्टिकल 32 जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। सबसे पहले समझो रिट क्या होता है। रिट मेनली कोर्ट का ऑर्डर होता है क्या करना ना करना। मान लो स्टेट तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है, तो तुम डायरेक्ट रिट फाइल कर सकते हो, कोर्ट के पास जा सकते हो और कोर्ट ऑर्डर देगा ये करो ये नहीं करो। ठीक है,
रिट कौन कर सकता है? तो रिट इंडिविजुअल भी कर सकता है, कंपनी भी कर सकता है, फॉरेनर भी कर सकता है, ठीक है। और अगेंस्ट स्टेट करेगा, ये बात तो तुम्हें पता है। और रिट हमें फाइल करना होता है रिजनेबल टाइम के अंदर। रिट फाइल करने का पावर हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में दिया गया है, और आर्टिकल 32 के अंदर जो है पावर दिया गया है हमें। ये कट गया है, थोड़ा सा लिख लो, मैं दिखा देता हूँ आपको। रुको एक मिनट, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, कहाँ लिखो, यहाँ लिखो, लिख लेना कहीं कॉपी में लिख लेना, आर्टिकल 32, ठीक है। रिट तुम फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226, और आर्टिकल 32 के अंदर तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से रिट हम फाइल कर सकते हैं। तो आर्टिकल 32 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में, यानी ये 5 रिट तुम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो कोर्ट में। सबसे पहला हॉबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस, ये क्या हुआ? कभी भी किसी को जेल होगा तो उसको राइट है कि वो जाने रीज़न फॉर डिटेंशन, उसको बताना होगा कि तुम इस क्राइम के लिए तुमको पकड़ा जा रहा है। अगर नहीं बताएगा, मैं सीधा रिट फाइल कर दूंगा कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। दूसरा मैंडेमस, ये क्या होता है? मान लो तुम कोई गवर्नमेंट ऑफिस गए वहाँ काम करवाने, अब वो लोग काम कर ही नहीं रहे, तो उस सिचुएशन में तुम डायरेक्टली रिट फाइल कर दो, और उसमें गवर्नमेंट को बोला जाएगा कि भाई ये काम कर, ठीक है, ये काम कर। तुम रेलवे स्टेशन गए, रेलवे वाले टिकट ही नहीं काट रहे, तुम रेट फाइल कर दो, कोर्ट बोलेगा भाई टिकट काट चुपचाप से, ठीक है। फिर एक होता है को वारंटो, इसमें क्या होता है? शो योर अथॉरिटी टू होल्ड ऑफिस। मान लो मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे दोस्त ने भी एग्ज़ाम दिया, ठीक है। मेरा दोस्त के चाचा जो विधायक है, ठीक है, उनके चाचा क्या है? विधायक। अब मैंने अच्छे मार्क्स लाए, ठीक है, बट फिर भी उसको दिखाया गया कि वो ज़्यादा मार्क्स लाया, और मेरे को पता है वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, एंड उसको जो है बना दिया गया, उसको अथॉरिटी दे दिया गया, ऑफिस दे दिया गया, सरकारी जॉब दे दिया गया, मेरे को नहीं दिया गया। तो मैं रेट फाइल करके कोर्ट को बोल सकता हूँ कि पूछो उससे कि उसकी क्या अथॉरिटी है, क्या वो उसके लायक भी है। अगर वो अपना अथॉरिटी नहीं शो कर पाएगा, वो नहीं प्रूव कर पाएगा कि मैं ये ऑफिस होल्ड करने लायक हूँ, तो वो मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं फाइल कर सकता हूँ। फिर एक होता है प्रोहिबिशन, इसमें क्या होता है? मान लो कोई लोअर कोर्ट है, और केस के दौरान, ड्यूरिंग द केस, जब केस चल रहा है, वो अपने जूरिडिक्शन से बाहर जाकर कुछ बात करता है या ऑर्डर दे देता है, या फिर लॉ को फॉलो नहीं करता, मैं सीधा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, और वो बोलेगा अबे पागल है क्या, ये क्या कर रहा है तू, प्रोहिबिट कर देगा, ठीक है। इसी तरह एक पांचवा होता है सर्टियोररी। इसमें क्या होता है? अगर लोअर कोर्ट डिसीजन दे दिया, देखो प्रोहिबिशन में क्या हो रहा था? ड्यूरिंग केस हो रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है सर्टियोररी में? लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दे दिया, और वो डिसीजन जो है जूरिडिक्शन से बाहर है या लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर जो डिसीजन है इसको हटा दिया जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसको रिमूव कर देगा। इसी के साथ हमारा सारा का सारा आर्टिकल्स खत्म हो चुका है। अब हमें थोड़े से लास्ट जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझने हैं, एंड हमारा चैप्टर ओवर, बस खत्म। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स 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 राइट्स, लेकिन हमारे इंडिया में ना ये हम लोग, हमारे लिए बहुत ही सैड वाली बात है कि हम लोग अपने राइट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा हैं कि हमारा ये राइट हम पर हुआ, ये राइट हुआ, लेकिन हम लोग अपने ड्यूटीज़ को कभी नहीं फॉलो करते। तुम्हारे साथ गलत होगा तो तुम बोलोगे कि यार मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन अगर तुम्हारा कुछ ड्यूटी है वो फॉलो नहीं करोगे। अब एग्जांपल ले लो सिविक सेंस। इंडिया में सिविक सेंस लोगों का भाई, अच्छे खासे रोड हैं उसमें थूक के जा रहे हैं यार, मतलब गंदा फैला रहे हैं, पानी में सीधा फेंक रहे हैं गंदा, और फिर बोलेंगे सरकार को कि आपने गंदगी की है। तो यहाँ लोग जो है ना, इंडिया में क्या है, कहीं भी लोग क्रिटिसाइज बहुत आसानी से कर लेते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, लेकिन जब अपनी ड्यूटी फॉलो करने की बात आती है तो फिर उनसे होती नहीं है। तो यहाँ पे आर्टिकल 51A आता है, वो क्या बोलता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारे देश में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें फॉलो करने होंगे। सिर्फ राइट, सिर्फ फ़ायदा लोगे, थोड़ा सा तुम अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर सकते नेशन के लिए। तो क्या क्या ड्यूटी है? पहला, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बोलेगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, अवॉइड करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम को, ठीक है।
प्रमोट करेंगे हारमनी एंड ब्रदरहुड, ये तो प्रियम्बल में भी हमने पढ़ा, ठीक है। इंटरग्रिटी, इंडिया के इंटरग्रिटी एंड यूनिटी के लिए हम काम करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इंडिया का एकता में कुछ गड़बड़ी हो, ठीक है। प्रिजर्व करेंगे कल्चर, हम इंडिया के हर कल्चर को, हर हिस्टोरिकल साइट्स को प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। डिफेंस करेंगे कंट्री को जब भी कॉल्ड होगा। मान लो कोई हमला हो गया, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान सारे ने मिलकर हमला कर दिया, तो सरकार क्या ये बोल सकता है कि आइए आप सब हथियार उठाइए और देश को बचाइए? क्या तुम उस समय बोल सकते हो यार मैं नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा? तो नहीं भाई, तुम्हारा ड्यूटी है, तुम देश को प्रोटेक्ट करने जाओगे कि नहीं? मैं बोलता हूँ भाई AK-47 लेके जाओगे कि नहीं लड़ने, तुम बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने 5 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखा है, मॉड्यूल में अराउंड 12-13 दिए हैं, और 2-3 करके जाना। एग्जाम में आ सकता है कि 5 नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही लिखने आ जाए, तो 5 नंबर में 5 पॉइंट लिखोगे तो थोड़ा सा लगेगा ICIC को भाई थोड़ा तो लिख देता, कष्ट कर देता थोड़ा। तो यहाँ पे कम से कम 8 से 10 पॉइंट पढ़ के जाना और 3-4 पॉइंट देख लेना, ठीक है, एग्जाम के लिए मॉड्यूल में तुम्हें मिल जाएगा। अब केस लॉ पे आ जाते हैं नीचे। एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम, और इसमें डिसाइड हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। अगर ये डिसाइड नहीं होता भाई तो आज सबका खेला ख़त्म था। इसमें हुआ क्या, इसमें ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स अगर तुम फॉलो नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर केस नहीं हो सकता। अगर ये जजमेंट नहीं आता तो आज हम लोग सब अंदर होते, कभी ना कभी हमने कुछ ना कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ब्रीच तो किया ही किया होगा, तो आज हम उन केस में जेल में होते, ठीक है। तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं, चलो आगे बढ़ो। अब एक होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बेसिकली देखो, जब भी स्टेट मतलब क्या होता है, आर्टिकल 12, जब भी स्टेट कोई भी लॉ बनाएगा तो वो ये सारे प्रिंसिपल्स को कंसिडर करेगा। इनको कंसिडर करना कंपलसरी नहीं है, सरकार चाहे तो इन पैरामीटर्स के ऊपर भी लॉ बना सकता है, इन पैरामीटर्स को देखते हुए, इंक्लूड करते हुए। नहीं चाहे तो नहीं भी बना सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन कौन सा पैरामीटर है, इसको फॉलो करना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सिक्योर सोशल ऑर्डर, प्रमोट वेलफेयर, प्रोवाइड वर्क एंड एजुकेशन, प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सरकार चाहे तो ये हम लोग फॉलो कर सकते हैं, एंड बेसिकली सरकार करता है भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, कौन बड़ा, ठीक है, कौन बड़ा? तो देखो, पहले बिगिनिंग में ना फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा अहमियत दिया जाता था डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, ठीक है। बाद में अमेंडमेंट आया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ज़्यादा अहमियत देने लगे भाई। फिर अमेंडमेंट आया और करंट सिनारियो यही है कि फंडामेंटल राइट्स सब ओवर रूल करेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। बस 2 एक्सेप्शंस हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के अंदर नहीं करेगा। बाकी जो है हर केसेस में जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो बड़ा है, और ये डिसाइड हुआ था रिगार्डिंग मिनरल मिल्स, ठीक है। ये हो गया। चलो अब आ जाते हैं हम लोग ऑर्डिनेंस पे। ऑर्डिनेंस क्या होता है? मान लो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मतलब पार्लियामेंट नहीं है अभी, और कुछ इमरजेंसी आ गया कि लॉ प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 में पावर है कि वो अर्जेंट केस के लिए लॉ बना सकता है, ठीक है, जब इमरजेंसी हो। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगा तो पार्लियामेंट से 6 वीक के अंदर अंदर इस लॉ को एक्सेप्ट करवाना होगा, तभी ये आगे वैलिड माना जाएगा। नहीं तो अगर एक्सेप्ट नहीं होगा तो जिस दिन रिजेक्ट हो गया उस दिन से वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यही सेम पावर गवर्नर को भी मिला है स्टेट में आर्टिकल 213 के अंदर, जो प्रेसिडेंट को मिला है, ठीक है। बस यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव की बात होती है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर आ जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ध्यान से सुनना। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, अब देखो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, अब पार्लियामेंट इतने सारे लॉ बनाता है तो सबको एक बार में मैनेज करना क्या पार्लियामेंट के लिए पॉसिबल है? तुम ही खुद बोलो, एक इंसान कितना ही करेगा भाई, कितना ही कर लेगा? तो यहाँ पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ना ट्रांसफ़र कर सकता है अदर अथॉरिटी को मैनेज करने के लिए, ठीक है, ताकि बर्डन रिड्यूस हो सके। क्या हुआ है कि नहीं, कंपनीज एक्ट पार्लियामेंट ने बना दिया, अभी मैनेज कौन कर रहा है? MCA। सेबी लॉ बना दिया, मैनेज कौन कर रहा है? सेबी कर रहा है। तो यहाँ पर क्या ऐसे किया जा सकता है बर्डन रिड्यूस करने के लिए? द आंसर इज यस, ठीक है। और ये बेसिकली किस अदर अथॉरिटी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है? किसी भी ऑटोनोमस अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी को, एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, MCA वगैरह,
ठीक है, कोर्ट को भी दिया जा सकता है, म्यूनिसिपैलिटी को भी दिया जा सकता है, और कॉलोनियल लेजिस्लेशन यानी अगर तुम्हारा कंट्री है कोई दूसरा कंट्री कंट्रोल में तो तुम उसको भी दे सकते हो। क्या ब्रिटेन हमारे साथ ये करता था कि नहीं? ऑब्वियस सा बात है, इन सारे ब्रिटेन के एक्ट यहाँ पे भी लग जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे केस हुआ रिगार्डिंग दिल्ली लॉ एक्ट। इसमें क्या बोला गया, एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन तुम डेलीगेट नहीं कर सकते, यानी कोई ऐसा फंक्शन जो तुम इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम किसी और को डेलीगेशन नहीं कर सकते। फिर आर्टिकल 301 आता है, वो क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना जाया जा सकता, कोई भी देश में ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जिससे तुम्हारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स इफेक्ट हो। यानी सरकार कोई भी लॉ नहीं बना सकता जिससे फ्री ट्रेड और कॉमर्स में इम्पैक्ट आए। ठीक है, बस एक्सेप्शंस दिए गए पब्लिक इंटरेस्ट, डिस्क्रिमिनेशन और इम्पोज करने के टैक्स इम्पोजन के लिए बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इस पर एक केस लॉ भी हुआ, नीचे आ जाओ, और यह हमारा शायद आखिरी केस लॉ हो, 24 वाला केस लॉ। इसमें क्या बोला गया, फ्री ट्रेड का ये मतलब नहीं है कि एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, लाइसेंस जो है वो लेने के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत कंडीशंस लगाया जा सकता है, इसका ये मतलब नहीं है फ्री ट्रेड मतलब तुम कुछ भी ट्रेड करते रहो, नहीं, लाइसेंस तुमसे मंगवाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। आई थिंक केस लॉ सारा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आ जाता है एक कॉन्सेप्ट, कलरेबल लेजिस्लेशन। इसमें क्या होता है, मान लो कोई लॉ बनाया, लॉ पास किया गया, और लॉ देखने को कुछ और है लेकिन असली काम कुछ और है। मतलब लॉ बनाया गया है कोई पार्टिकुलर पर्पस के लिए, लेकिन उसका एग्जैक्ट मोटिव है अचीव करना समथिंग एल्स। यानी लॉ सिर्फ हम देखने के लिए सामने दिख रहा है कि भाई अच्छा ये चीज़ के लिए लॉ है, लेकिन हम अचीव उससे कुछ और करना चाह रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन, और ये वैलिड नहीं है। केस लॉ हुआ था कमलेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, फिर एक होता है पिट एंड सब्सटेंट रूल। ये क्या बोलता है, तुम्हें मैंने पहले ही बताया कि लॉ बनाने की पावर सेंट्रल और स्टेट के पास है। सेंट्रल में जो जो मैटर्स हैं वो मैटर के रिगार्डिंग स्टेट लॉ नहीं बना सकता, और स्टेट में जो जो मैटर है उसके लॉ में, उसके लॉ बनाने के पावर में सेंटर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। यानी स्टेट अपना काम करेगा, सेंटर अपना काम करेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लेकिन एक केस हुआ प्रफुल्ला कुमार वर्सेस खटना। ठीक है, इसमें हुआ क्या था, ध्यान से सुनना, इसमें हुआ क्या था, ध्यान से सुनना। स्टेट ने ना लॉ बनाया हेल्थ के लिए, और हेल्थ के लिए प्रमोट करने के लिए, हेल्थ जो है वो स्टेट का मैटर है, तो हेल्थ के लिए लॉ बनाया गया, और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए उन्होंने जगह जगह लाउड स्पीकर लगाया और वहाँ से वो प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, एंड एक और चीज़ उन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, उन्होंने लाउड स्पीकर को कम कर दिया, मतलब नॉइज़ पॉल्यूशन होता था जिससे हेल्थ पे इम्पैक्ट भी होता था, तो उन्होंने ये चीज़ भी हटा दिया। तो बेसिकली उन्होंने लाउड स्पीकर के रिलेटेड भी रूल्स बना दिए हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अब लाउड स्पीकर के लिए रूल्स जो बनाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, केस हो गया कोर्ट में कि ये इंटरफेयर कैसे कर रहा है सेंट्रल मैटर के लिस्ट में। ठीक है, तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि देखो इसका ऑब्जेक्ट है लॉ हेल्थ को मेंटेन करना, जो इसका ऑब्जेक्ट है वो हेल्थ को मेंटेन करना है, वो लाउड स्पीकर को कंट्रोल करने का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये जो केस है ये वैलिड माना जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पिट एंड सब्सटेंस रूल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब कुछ थोड़े बहुत मिसलेनियस टॉपिक बचे हैं वो भी देख लेते हैं। एक लास्ट पेज बचा है, चैप्टर खत्म हो चुका है। कुछ सप्लीमेंट्री प्रोविजंस बचे हैं, जैसे आर्टिकल 33, 34, 35। ठीक है, आर्टिकल 33 क्या बोलता है, पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या एब्रोगेट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स आर्म फोर्स का, पैरामिलिट्री का, पुलिस का। ठीक है, इनका ऑल्टर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये देश की रक्षा में है भाई। दूसरा आर्टिकल 34 बोलता है पार्लियामेंट किसी को इंडेमनीफाई यानी प्रोटेक्ट कर सकता है किसी भी पर्सन के एक्ट को जो मार्शियल लॉ के दौरान उसने एक्ट किया था। ठीक है, मार्शियल लॉ के दौरान उसने कोई भी एक्ट किया था तो उसको प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, चाहे वो यूनियन का हो या स्टेट का हो। ठीक है, फिर आर्टिकल 35 क्या बोलता है, लॉ जो बनेगा पार्लियामेंट में, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड जो भी लॉ बनेगा वो हमेशा पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट नहीं बनाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड जो भी लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा, वो स्टेट बनाएगा। ठीक है, एंड लगभग खत्म हो चुका है। अब थोड़ा सा जुडिशरी के बारे में दिया गया। ठीक है, हमारे देश में कितने तरह के जुडिशरी कोर्ट्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सब जानते हैं क्या है, एपेक्स बॉडी है।
हाई कोर्ट, इसका डिसीजन हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ये बेसिकली अंडर हाई कोर्ट काम करता है। फिर एक होता है सिविल कोर्ट, जिसमें सिविल मैटर्स डील होते हैं और ये हर डिस्ट्रिक्ट में तुम्हें मिल जाएंगे। और लास्ट होता है स्पेशल ट्राइब्यूनल, जो स्पेसिफिक एक्ट के लिए बनता है, जैसे कि एनसीएलटी, ठीक है। इन पे हो सकता है वन शॉट आ जाए, लिखने आ जाए, तो ऑब्वियस सा बात है नॉर्मल लैंग्वेज में तुम्हें लिखना है। वैसे मैं इसका राइटिंग प्रैक्टिस आज या कल में लाऊंगा, ये और लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लिमिटेशन एक्ट, मैंने ये दोनों चैप्टर्स करवाए हैं जेआईजेल में, इन्हीं दोनों का मैं राइटिंग प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब थोड़ा समझ जाते हैं कि लॉ कैसे बनता है, यानी प्रोसेस क्या है लॉ बनने का। सबसे पहले एक कमेटी बनाया जाता है, कमेटी को बोला जाता है कि एक ड्राफ्ट करो, ये रूल्स रेगुलेशंस लॉ बनाओ, तो वो बेसिकली ड्राफ्ट करते हैं। इस ड्राफ्ट को ही हम लोग बिल बोलते हैं। फिर इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा राज्यसभा में, और दोनों जगह 2/3 मेजोरिटी से पास करवाया जाता है, और फिर प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं। प्रेसिडेंट 3 बार रिवीजन के लिए भेज सकते हैं, यानी अगर प्रेसिडेंट को कुछ ऑल्टर करना है या कुछ सजेशन देना है, तो ये वापस कमेटी को भेज सकते हैं कि ये सजेशन है मेरा। लेकिन कमेटी चाहे तो उनका ये चीज़ कंसिडर कर सकता है या कंसिडर नहीं भी कर सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनके मन पे डिपेंड करता है, कमेटी के मन पे। 3 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट रिवीजन नहीं कर सकता, चौथी बार उसको साइन करना ही होगा। और साइन करने के बाद फिर उसको ऑफिशियल गजट में जैसे नोटिफाई कर दिया जाएगा, ये पूरे देश पे एप्लीकेबल हो जाएगा। इस तरह लॉ बनता है। ये मैंने पार्लियामेंट का बताया, स्टेट लेजिस्लेटिव का, बस पार्लियामेंट की जगह स्टेट लेजिस्लेचर होगा, बस सिंपल सा बात है, ठीक है। अब बिल, मैंने बताया बिल क्या होता है, ये बिल होता है। अब कुछ तरह के बिल्स, कुछ टाइप्स दिए हुए हैं बिल के, तो ध्यान से समझना। सबसे पहला ऑर्डिनरी बिल, जो अभी मैंने एग्जांपल में बताया वो ऑर्डिनरी बिल था। दूसरा है एक मनी बिल, जो सिर्फ प्रेजेंट होता है लोकसभा में। फिर एक होता है फाइनेंस बिल, ये तो सबको पता है, निर्मला सीतारमन प्रेजेंट करती है, ठीक है। इसका कैटेगरी ए लोकसभा में प्रेजेंट होता है और कैटेगरी 2 जो है किसी भी हाउस में प्रेजेंट हो जाता है। एंड लास्ट होता है एक ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल, ये आइदर किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में ये बोले तो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये पावर कहाँ दिया गया, आर्टिकल 368 के अंदर दिया। इसी के साथ तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाता है। मॉड्यूल से एक बार देख लेना, नोट्स में दे देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके राइटिंग प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, एंड बस पढ़ते रहो।